हमने अभी तक स्टोन एज में एक तो पैलियोलिथिक एज पढ़ा, मेसोलिथिक एज पढ़ा और नियोलिथिक पढ़ा था। ठीक है, तो मेनली हमें उनके साइट्स और कौन कौन से टूल्स थे, क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। ठीक है, तो ये हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले वी स्टार्टेड विद द टाइमलाइन। इस टाइमलाइन में हमने शुरू किया अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन ईयर्स अगो से, यानी 20 लाख साल पहले से। और कहां तक किया था? 60,000 तक। मतलब जो पैलियोलिथिक एज है उसको भी हमने 3 हिस्सों में तोड़ा हुआ है। ठीक है, तो 60,000 तक दिस इज लोअर पैलियोलिथिक एज, दिस इज लोअर पैलियोलिथिक एज। ठीक है, वहीं पर 3,85,000 से लेकर के 40,000 तक का जो पीरियड है, दिस पीरियड इज नोन एज मिडिल पैलियोलिथिक। ठीक है, और 40,000 से लेकर के 10,000 तक दिस इज नोन एज अपर पैलियोलिथिक एज। ठीक है, ये 3 हो गए। उसके बाद 10,000 के बाद अप टू अप्रोक्सीमेटली 6,000 हम मानते हैं। किसी बुक में 8,000 दिया, किसी में 6, तो कोई बहुत ज्यादा सा मतलब ऐसा वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है कि हम उसमें फिक्स हो सकते हैं, तो दोनों ही सही है। ठीक है, 7,000 लिख दो तो वो भी सही है, एक अप्रोक्सीमेटली आपको अंदाजा होना चाहिए। ठीक है, तो एनसीईआरटी 6,000 ही बोल रहे, तो 6,000 लेके चलते हैं हम इसको। मेसोलिथिक, और 6,000 से 1,000 तक नियोलिथिक। ठीक है, नियोलिथिक, अगर हम मेसोलिथिक की बात करें, इस पीरियड में हमारा जो ट्रांजिशन हो रहा है वो हो रहा है फ्रॉम प्लीस्टोसिन एज टू होलोसिन एज। यहां से पहले वी वर इन प्लीस्टोसिन इपोक, और यहां से फिर हम होलोसिन की तरफ आए, होलोसिन। ठीक है, ये हमारा ट्रांजिशन हुआ। प्लीस्टोसिन एज इज नोन एज द आइस एज। ठीक है, और आइस एज से हम ग्लोबल वार्मिंग हुई तो इस तरफ आए, और हमारे यहाँ पर थोड़ी सी टेम्परेचर बढ़ने लगा। टेम्परेचर बढ़ने के साथ जो इंपॉर्टेंट चेंज, मतलब लगभग इस पीरियड के आसपास 75,000 के आसपास ये चेंज हम देखते हैं। इस पीरियड के आसपास अगर हम देखेंगे तो मेजर चेंज जो टेम्परेचर राइज होने की वजह से होगा, विल स्टार्ट डूइंग एग्रीकल्चर, है ना। हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, डोमेस्टिकेशन शुरू होगा। डोमेस्टिकेशन पहले शुरू हो जाता है वैसे तो, 10,000 नहीं, मेसोलिथिक इज द ट्रांजिशन पीरियड। ठीक है, इससे पहले का पीरियड मोस्टली आपका आइस एज में जाएगा। आइस एज से इसमें 60,000 के आसपास चेंज होते हैं, लेकिन वो उसको चेंज दिखने में काफी टाइम लग जाता है। तो अप्रोक्सीमेटली 10,000 के बाद हमें चेंज वो ज्यादा दिखाई देते हैं, तो इस वजह से 10,000 के बाद हम मेसोलिथिक पीरियड लेते हैं। ठीक है, तो हमारा आइस एज से नॉर्मल एज में गए। जैसे नॉर्मल एज में जाएंगे, आइस एज जाएगा, टेम्परेचर हमारा अगर हम कहें कि फेवरेबल होगा टू द एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा और डोमेस्टिकेशन शुरू होगा। दिस एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन स्टार्टेड इन द लेटर फेज ऑफ द मेसोलिथिक पीरियड। स्टार्टेड इन लेटर फेज ऑफ मेसोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक में स्टार्टिंग से नहीं था, बाद में था, बट इट इज स्पेसिफिकली एट्रीब्यूटेड टू द नियोलिथिक। अगर हम कहें एग्रीकल्चर किस पीरियड का पार्ट है, तो नियोलिथिक का पार्ट है, यहां से स्टार्ट हुआ था मेसोलिथिक में। ठीक है, तो ये मेनली हमने देखा था। इसमें हम यहां से शुरू करें, लोअर पैलियोलिथिक एज में सबसे पहले हमें यहाँ पर ह्यूमन एविडेंस मिले हैं, और ह्यूमन एविडेंस को हमने बोला है, उसको हमने अपना ही नाम दे दिया कि इज नर्मदा ह्यूमन। नर्मदा ह्यूमन हमने बोला, नर्मदा वैली से, हाथनोरा विलेज, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के पास में। होमो इरेक्टस, अगर हम वैसे स्पेसिफिकेशन करें तो होमो इरेक्टस मिला है। होमो इरेक्टस के बाद इंडिया में जो नेक्स्ट एविडेंस मिलते हैं सीधे होमो सेपियंस के मिलते हैं। मिडिल पैलियोलिथिक में कोई भी ह्यूमन एविडेंस हमें नहीं मिलता है। अपर पैलियोलिथिक में फिर होमो सेपियंस आएंगे, और होमो सेपियंस इंटेलेक्चुअली बहुत ज्यादा आगे निकल जाते हैं होमो इरेक्टस से।
और इसी वजह से हम देखेंगे कि इनका जो टूल्स हैं, जो टूल मेकिंग है, या फिर जो इनका जो चीजों को फायर वगैरह का एविडेंस अगर हम देखें, वो सब हमें यहाँ दिखाई देता है। यहाँ हमारे यहाँ कौन आए हुए हैं? अपर पैलियोलिथिक में होमो सेपियंस। ये कॉग्निटिव स्किल्स इनके पास बहुत हाई है, इंटेलेक्ट स्किल्स बहुत हाई है, चीजों को समझना इनको अच्छे से आता है। इस वजह से टूल्स बहुत एडवांस हो जाएंगे। फायर का एविडेंस हमें यहाँ मिलना शुरू होगा। और फायर के एविडेंस के लिए हमने कौन सी साइट देखी थी? कुरनूल केव्स, है ना? क्या चीज? हाँ, फायर के लिए कौन सी साइट थी? कुरनूल केव्स। अगर हम लोअर पैलियोलिथिक की बात करें, टूल्स किस टाइप के थे? चॉपर्स और हैंड एक्स थे। चॉपर को हम एक्यूलियन इंडस्ट्री के साथ जोड़ के देखते हैं, गलत बोल दिया। हैंड एक्स को हम एक्यूलियन इंडस्ट्री के साथ बोल के थे, और चॉपर सोहेनियन इंडस्ट्री। ठीक है, यहां पर हैंड एक्स इज एक्यूलियन एंड दिस इज सोहेनियन। सोहन वैली पाकिस्तान, वहां पे ज्यादातर चॉपर्स हमें मिले हैं, तो चॉपर इंडस्ट्री वहां बन जाती है। और लगभग सिमिलर सा है। ठीक है, चॉपर मतलब वो पत्थर है, कूटने के काम आएगा, उसी के हिसाब से वो चॉपिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साइट अगर हम देखें तो सबसे पहली जो साइट मिली थी हमें पल्लवरम, किसने ढूंढी थी? रॉबर्ट ब्रूस फूड 1863। ठीक है, देन अथिरम पक्कम हो गई। और यही ये सब चेन्नई के पास में। एक गुदियाम केव हमने यहाँ देखी थी। गुदियाम केव इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ पे कुछ चेंजेस हमें मिले। ठीक है, तो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सी साइट है आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा भीमबेटका केव्स है, और कौन सी साइट थी? होंगसी, इनाम गांव हो गया, होंगसी वैली हो गया। ठीक है, ये सब हमें लोअर पैलियोलिथिक एज में दिखाई देते हैं। मिडल पैलियोलिथिक में कौन से आएंगे? सबसे पहले क्या? बेलन वैली हर जगह मिलेगा। बेलन वैली और भीमबेटका आपको हर जगह मिलते हैं। ठीक है ना, एक आपको बेलन वैली दिख जाएगा और एक भीमबेटका, ये हर जगह दिखाई देते हैं। ठीक है, मिडल पैलियोलिथिक के लिए सबसे प्रोमिनेंट जो टूल्स है, जो टूल्स में जो चेंज आए, टूल्स चॉपर से किस टाइप के हो गए? पॉइंटर्स हो गए, या फिर इसी को हम बोरर्स कहेंगे। और यही चेंज होके अपर पैलियोलिथिक की अगर हम बात करें तो अपर पैलियोलिथिक में इनका नाम पड़ा ब्लेड्स। यहां पर आकर के ब्लेड्स में चेंज हो गए। सर अगर इंडस्ट्री पूछे वो स्पेसिफिक तो क्या लिखें? जैसे एक्यूलियन और सोहेनियन का तो पता है लोअर पे, फ्लेक इंडस्ट्री पूछे तो किसमें है? नेवासा करके बम बोलते हैं उसको। ठीक है, तो वैसे इससे इतना डिटेल में नहीं पूछने वाले। ठीक है ना, वो ऑप्शनल का पार्ट रहता है। नेवासा करके हम बोलते हैं, NEVASA। ठीक है, फ्लेक इंडस्ट्री के लिए। इतना घूम के आना पड़ा सर, पता नहीं। हाँ जी, बंद कर रखा है इधर से शायद। हाँ, ठीक है, ठीक है, तो ये हमने पढ़े थे। हमारे मिडल पैलियोलिथिक की कौन सी साइट पड़ी थी? एक आदि याद है? मिडल पैलियोलिथिक में साइट, मिडल पैलियोलिथिक रिवर वैलीज। ठीक है, मिडल पैलियोलिथिक की जो साइट्स हैं मेनली तो रिवर वैलीज हैं जितनी भी हैं, और खासकर साउथ इंडिया की। सोन वैली हो गया, नर्मदा वैली हो गया, देन उसके बाद तुंगभद्रा हो गया, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सब वैलीज हो गए मिडल पैलियोलिथिक में। अपर पैलियोलिथिक में आएंगे तो कौन सा एरिया आएगा? कंप्लीट सेंट्रल इंडिया। ठीक है, अगर हम टूल्स की बात करें, कौन सा टूल्स है? ओ सॉरी, टाइप ऑफ स्टोन क्वार्ट्जाइट। ठीक है, यहां तक आते आते हम मिडल पैलियोलिथिक में चर्ट, जास्पर,
और अपर पैलियोलिथिक में आते आते सिलिका रिच स्टोन्स हम यूज करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये हमने पैलियोलिथिक के जब चेंज देखे थे, पैलियोलिथिक में कैसे कैसे चेंज हुआ है, तो अप्रोक्सीमेटली हमने ये सारी चीजें पढ़ी। ठीक है, फिर हम आए मेसोलिथिक में, होमोसेपियंस कंटिन्यू करेंगे अब तो आगे, आज तक यही है। ठीक है ना, अब तो कोई चेंज आएगा नहीं, दोबारा से बंदर बाद में बनेंगे तो देखेंगे। ठीक है, अभी तक तो ठीक है होमोसेपियंस ही चल रहा है। चलो टूल्स कैसे हो गए, माइक्रोलिथ्स, बहुत छोटे छोटे से, है ना, तो बहुत छोटे छोटे ब्लेड का यूज कर रहे हैं, कैसे भी यूज कर रहे हैं, सिलाई के लिए, मतलब कई सारी यूज इसके हो सकते हैं। हाँ, स्क्रैपर्स में हम कह सकते हैं इसको, चिसेल्स में हम इसको यूज कर सकते हैं, कैसे भी यूज कर सकते हैं। तो माइक्रोलिथ मेजर अगर हम इसको कैटेगरी डिनोट करें, दिस इज माइक्रोलिथ। ठीक है ना, ये मेनली है ट्रांजिशन पीरियड। और इसकी साइट्स अगर हम देखें, अलॉयज अभी नहीं आएंगे सब। हम इसको देखो, अभी हम इसको लिथिक बोल रहे हैं, लिथिक का मतलब अब सब स्टोन है। हाँ, ये सब स्टोन है, इसीलिए स्टोन एज बोला जाता है। यहाँ पर मेटल अभी तक कुछ नहीं पता इनको, हमें अभी तक ऐसा कोई मेटल एविडेंस नहीं मिला है, तो इनको अभी तक कोई मेटल के बारे में जानकारी थी नहीं। ठीक है, सर इसमें ब्लैक एंड रेड पॉटरी मिजो नहीं, नियोलिथिक में बुक में ब्लैक एंड रेड इसमें ही है। पॉटरी बनाएंगे क्यों अभी? अभी जरूरत ही नहीं है पॉटरी की। पॉटरी की जरूरत तब होगी जब एग्रीकल्चर का सरप्लस प्रोडक्शन होगा। ठीक है, यहां पर बरियल शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यहां आर्टिस्टिक स्किल्स हमें दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इसके फीचर्स दिखाई देंगे हमें। और इंपॉर्टेंट साइट मेसोलिथिक की विम्बेट का तो है, लागनज। ठीक है, आपका लागनज और बाघोर हो गया। ठीक है, बागोर को अगर हम देखें, बागोर को भी हम ब्रेक कर सकते हैं। बागोर 1 and 3 these are found in upper Paleolithic age. Bagor 1 and 3 are found in upper Paleolithic age. Bagor 2 is found in Mesolithic age. आदमगढ़, आदमगढ़ हो गया। ठीक है, बागोर 1 and 3 अपर पैलियोलिथिक और बागोर 2 मिडिल पैलियो, ये मेसोलिथिक, सॉरी। ठीक है, यहां के बाद दे स्टार्टेड टेम्परेरी हाउस, क्योंकि अब एग्रीकल्चर हो गया तो इन्हें ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है। डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेशन में हमने पढ़ा था sheep was the first animal to be domesticated and dog was first animal to be tamed, है ना, तो ये हमने पढ़ा था। और एग्रीकल्चर यहाँ शुरू हुआ, एग्रीकल्चर की शुरुआत हमने देखी यहाँ पर। ठीक है, तो मेजर चेंजेस ये हुए हैं। उसके बाद नियोलिथिक अगर हम आए, तो नियोलिथिक में हमें इंडिया के अंदर बहुत सारे कल्चर्स दिखाई देंगे। सबसे पहले सिंध वाला रीजन है, यहाँ पर हमें मेहरगढ़ दिखाई देगा। मेहरगढ़ इज नोन फॉर द अर्लीस्ट एग्रीकल्चर। अर्लीस्ट एग्रीकल्चर की अगर कोई साइट है दैट इज मेहरगढ़। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ठीक है, और शिप, ये एनिमल्स। ठीक है, अगर हम जम्मू कश्मीर के साइड जाएं, यहां पर आपको दिखाई देंगे एक तो बुर्जाहोम
और दूसरी साइड बुरजाहोम इज टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ द श्रीनगर और गुफ कराल इज टुवर्ड्स द साउथ ऑफ द श्रीनगर। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाई देगी गुफ कराल और दीज आर नोन फॉर दी पिट हाउस। नियोलिथिक की साइड ज्यादा अच्छी है। नियोलिथिक है, हाँ, और मेसोलिथिक की सबसे बेकार। ठीक है, मतलब हमें कुछ मिला नहीं है, बस ऐसे ही कुछ पत्थर ही मिल गया। बस वो ट्रांजिशन है, वो चेंज और ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा व्हीट, लेंटिल, ठीक है, और गुफ कराल इज नोन फॉर दी बरियल या फिर ग्रेव इन द हाउस। हाउस में ग्रेवयार्ड आपको यहाँ पर दिखाई देगा और यहाँ जो हाउसेज हैं दीज आर पिट हाउसेज, क्योंकि ठंडा एरिया, जमीन के नीचे रहेंगे यहाँ पर। सिक्स लाइन बारले किसको बोलते हैं? देखो ऐसा होता है, जो बारले है ना ऐसे करके 6 जिसमें लगे हो 6 लाइन हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें और ज्यादा कुछ है नहीं, तो ये 6 लाइन बारले इस टाइप से होते हैं। मतलब मेनली हम इसके उससे नहीं, यहाँ पर जो मतलब इसका जो फ्रूट है जो बारले है उसके ऊपर अगर 6 वे निकले हुए हैं रेशे से तो 6 लाइन बारले होता है, इस टाइप से होते हैं वो। ठीक है, तो इसके अंदर व्हीट लेंटिल हो गया और यहाँ पर आपको डॉग भी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको डॉग भी मिलेगा। वाइल्ड डॉग का तो पता नहीं, क्योंकि जो बरियल है, बरियल में हम साथ में जो है मैन के साथ डॉग का भी देखते हैं। ठीक है, ये हो जाए क्या, आपको आइडिया होना चाहिए कहाँ पर क्या क्या मिला है। ये सब नियोलिथिक साइट्स हैं। नियोलिथिक साइट देखो, सबसे पहले नियोलिथिक के कॉमन फीचर्स आपको पता होने चाहिए। ये साइट हैं, हम इसको नियोलिथिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या मिला है, एग्रीकल्चर मिला है। तो क्या मिला एग्रीकल्चर में वो पता होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर इज डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन है तो कौन सा एनिमल वहां पर डोमेस्टिकेट किया जा रहा है वो आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ एग्रीकल्चर हो रहा है दैट मीन्स यहाँ पर पॉटरी का डेवलपमेंट होगा। अब यहाँ पर एक जगह डेवलपमेंट कर रहे हैं, वहीं पर ये परमानेंट हाउसेस बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर आपको मड ब्रिक हाउसेस मिल जाएंगे। ठीक है, या फिर परमानेंट हाउस हम यहाँ कहेंगे, जो मेसोलिथिक में सेमी परमानेंट थे। ठीक है, ये आपको यहाँ दिखाई देगा। अब जब इसको सरप्लस करेंगे तो इसकी वजह से जरूरत पड़ेगी हमें पॉटरी की। पॉटरी के ऊपर अलग से पढ़ेंगे, उसका एक इवोल्यूशन हमें पढ़ना है कि किस टाइम पीरियड में कौन सी पॉटरी थी। ठीक है, इस टाइम पे मेनली आपको ग्रे वेयर आपको दिखाई देगी। ठीक है, रेड वेयर भी कह सकते हैं हम उसको, एंड ब्लैक वेयर भी कह सकते हैं। हाँ, ब्लैक वेयर, रेड वेयर और कोड मार्क पॉटरी, तीन पॉटरी। कोड मार्क पॉटरी हमें मिलेगी गंगा रीजन। ठीक है, यहां पर हमको दिखेगी कॉर्ड इम्प्रेस्ड भी लिखा हुआ है। कॉर्ड मतलब रस्सी के जो निशान है। ठीक है, ये मेनली आपको यहाँ दिखाई देगा। यहीं पर नर्मदा वैली के आसपास अगर आप देखोगे, यहाँ आपको दिखाई देगा राइस, है ना, राइस आपको लाहुरा देगा। ठीक है ना, तो ये आपको इस रीजन में आपको दिखाई देंगे। ठीक है, देन फर्दर साउथ की तरफ आओगे तो आपको एक पय्यमपल्ली दिखाई देगा, एक दिखाई देगा हल्लूर। हल्लूर आपको इस साइड में, पय्यमपल्ली और इस साइड में। और यहां पर आपको दिखाई देगा पिग एनिमल में, और इसमें दिखाई देगा अलग से मिलेट। ठीक है, तो इस रीजन में राइस अलग है। यहां पर आपको यहाँ तो व्हीट और बार्ले है ही। ठीक है, यहाँ पर लेंटिल दिखाई देगा नॉर्थ में, यहाँ मिलेट्स दिखाई देंगे। वो नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ हम आए, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, इस रीजन में जो साइट है दैट इज दाऊजी हेडलिंग, और यहां पर जो मिला हमें बेसिकली स्टोन दैट इज
जेडाइट, ठीक है। और जेडाइट नॉर्मल इंडिया में नहीं मिलता है, तो दैट मींस दे वर हैविंग ट्रेड रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, मेनली चाइना से। डायनामाइट क्या है? डायनामाइट, डायनामाइट तो आपका जो एक्सप्लोसिव जो होता है उसे बोलते हैं, है ना, ठीक है। यहां तक हमने पढ़ा था, अब इसके आगे हमें पढ़ना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक और नाम से बोलेंगे या फिर इसी को हम ब्रॉन्ज कल्चर भी बोलते हैं, या फिर इसी को हम ब्रॉन्ज कल्चर या ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इससे पहले अगर हम नियोलिथिक के बाद यहाँ के ट्रांजिशन की बात करें, तो इस पीरियड से थोड़ा सा पहले इंडिया में एक कल्चर चल रहा था जिसको हम बोलेंगे चालकोलिथिक कल्चर। अगर ब्रॉन्ज कल्चर से पहले की बात करें तो जहां जहां ब्रॉन्ज कल्चर आया, इससे पहले वहां पर चालकोलिथिक कल्चर चल रहा था, मेनली नॉर्थ इंडिया में। चालकोलिथिक कल्चर वाज एसोसिएटेड विद द कॉपर। जहां जहां कॉपर एविडेंस मिले हैं वो हमने चालकोलिथिक कल्चर से कनेक्ट कर दिए। तो मेटल हमें यहां पता लगेगा, इससे पहले मेटल हमारे पास नोन में नहीं थे। इससे पहले का जो एज है दैट इज लिथिक एज, स्टोन एज, ठीक है। तो ये आपको मेन डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। चालकोलिथिक एज हमने पढ़ा नहीं है, ये हम पढ़ेंगे बाद में आफ्टर द आईबीसी। क्या नहीं, ये इससे पहले चल रहा था कि साउथ में ये मतलब लगभग पैरेलल है, लगभग 3300-3400 से शुरू होकर के 800-900 बीसी तक चलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। साउथ की अगर हम बात करें तो साउथ में नियोलिथिक पीरियड जब हम पढ़ रहे थे तो यहाँ पर मेगालिथ कल्चर था ड्यूरिंग द नियोलिथिक पीरियड। यहाँ पर क्या था? मेगालिथ कल्चर, जहाँ पर बिग स्टोन टूल्स थे। स्टोन टूल्स नहीं, बिग स्टोन वो जो बरियल्स के आसपास हम लगाते थे, बड़े बड़े स्टोन बोल्डर्स हम कहते हैं, ठीक है। तो बिग स्टोन हम देखेंगे यहाँ पर। तो मेगालिथ कल्चर जो एग्जिस्ट कर रहा था अलॉन्ग विद द नियोलिथिक, और यही मेगालिथ कल्चर हमें जम्मू कश्मीर की साइड भी दिखाई देता है इन टर्म्स ऑफ मेनहिर्स। मेनहिर्स क्या है? सिंगल स्टैंडिंग रॉक्स, बड़े बड़े पत्थर इन्होंने लगाए हुए थे, तो सिंगल स्टैंडिंग रॉक्स आर मेनहिर्स। तो उसके रूप में नॉर्थ में भी हमें मेगालिथ कल्चर चलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये जो मेगालिथ कल्चर है that is not associated with the Mesolithic, is associated with the Neolithic. Microlith is associated with the Mesolith, ठीक है। अक्सर जब समझते हैं ना तो इसको उल्टा करके आते हैं कि माइक्रो है तो सबसे बाद में आया होगा, मेगा है तो पहले ही आ गया होगा, कि बड़े टूल्स हैं तो पहले आ गए होंगे। तो इसीलिए ये ध्यान रखना है, यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है। सर वो टूल तो नहीं थे मेगालिथ में, वो तो सिर्फ बोरियम्स की साइड में एक मतलब साइन बनाने का था कि यहाँ पे हाँ वो है, वो नहीं, वैसे सिंगल स्टैंडिंग रॉक भी थे, वो मैनहिर्स, हाँ मैनहिर्स थे, लेकिन वो टूल तो नहीं था ना। टूल नहीं है, लेकिन वहां पाए जा रहे हैं बड़े 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 पत्थर, तो मेगालिथ कल्चर बोल रहे हैं उसको, ठीक है। तो आईबीसी में ब्रॉन्ज कल्चर है। ब्रॉन्ज इज एन अलॉय, ब्रॉन्ज इज एन अलॉय मेड अप ऑफ कॉपर एंड टिन। टिन को हम एयू लिखते हैं ना, एसएन। टिन एयू तो क्या हो जाएगा? गोल्ड हो जाएगा, एसएन, ठीक है। यहाँ पर कॉपर प्लस टिन को हम बोलते हैं ब्रॉन्ज, ठीक है। इट इज एन अलॉय। अगर हम आईबीसी को ब्रॉन्ज एज बोल रहे हैं तो इनकी कॉग्निटिव स्किल्स आप पता लगा सकते हो कि उस टाइम पे, क्योंकि अलॉय बनाने के लिए वी रिक्वायर द टेम्परेचर दैट शुड बी मोर देन 5000-10,000 डिग्री सेल्सियस। तो इस टाइप के भट्टियां ये इस टाइम पे यहाँ पर बना रहे थे लोग, ब्रॉन्ज यहाँ पर डेवलप कर रहे थे। ब्रॉन्ज डेवलप करने के लिए वे रिक्वायर टिन। टिन इंडिया में नहीं, टिन के लिए हम जा रहे हैं अफगानिस्तान। टिन के लिए कहाँ जा रहे हैं? अफगानिस्तान। जहां पर हम कॉपर देख रहे हैं, क्योंकि ब्रॉन्ज है,
हमारा नियोलिथिक कल्चर या आईवीसी कल्चर हम देखेंगे किस साइड में है, तो नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया है, यहाँ पर कॉपर भी नहीं है। कॉपर हमें या तो राजस्थान से लाना पड़ रहा है, खेतरी माइंस, या फिर अफगानिस्तान बलूचिस्तान से लाना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पर ट्रेड हो रहा था, इस पीरियड में ट्रेड हो रहा था। इनके ऊपर बात करेंगे एक एक चीज के ऊपर। अभी सिर्फ ये समझना, चालकोलिथिक एज आपकी एग्जिस्ट कर रही है साथ ही साथ में। चालकोलिथिक एज, चालकोलिथिक कल्चर एग्जिस्ट कर रहा है साथ में, लेकिन यहां पर जब हम आईवीसी की बात करेंगे ब्रॉन्ज कल्चर है, दिस इज नॉट चालकोलिथिक कल्चर। क्या डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस समझते हैं। आईवीसी इज नोन फॉर डेवलपमेंट ऑफ द सिटीज, अर्बनाइजेशन। आईवीसी किस लिए जाना जाता है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आईवीसी या फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिटीज, अर्बनाइजेशन के लिए आईवीसी को हम जानते हैं। दिस वाज द फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडियन हिस्ट्री। पहली बार हमने अर्बनाइजेशन जो देखा था वो हमने किस पीरियड में देखा है, ड्यूरिंग द फेज ऑफ आईवीसी, इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, चालकोलिथिक एज अर्बनाइज्ड नहीं थी, इसीलिए हम इसको अलग करके पढ़ते हैं। इसी पीरियड में एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन ये अलग चलेगी, वो अलग चलेगी। तो चालकोलिथिक साइट्स इसी दौरान हम पढ़ते हैं, अलग अलग जगह मिलेगी, बट हम इसको अर्बनाइज सेंटर नहीं बोलते। दीज आर नॉट पार्ट ऑफ द आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। व्हाई? बिकॉज यहां पर हमें अर्बन फीचर्स नहीं दिखाई देते। यहां क्या नहीं दिखाई देंगे, अर्बन फीचर्स। यहां पर रूरल फीचर्स हमें दिखाई देंगे, विलेज लाइफ हमें दिखाई देगी। जो हमें नियोलिथिक फीचर्स थे वो यहां दिखाई देंगे। नियोलिथिक फीचर में बस मेटल को ऐड कर दो, चालकोलिथिक कल्चर बन जाएगा हमारा। नियोलिथिक में अगर सिर्फ मेटल को ऐड कर दें तो हमें क्या दिख जाएगा, चालकोलिथिक कल्चर। ठीक है, बस ये डिफरेंस था नियोलिथिक और इसमें। लेकिन नियोलिथिक से आईवीसी में जमीन आसमान का अंतर है। नियोलिथिक बेशक से परमानेंट सेटलमेंट बन गए हैं, बेशक से वहां एग्रीकल्चर डेवलप हुआ है, पॉटरी का डेवलप हुआ है, सब कुछ डेवलप हुआ है, बट दे वर नॉट अर्बनाइज्ड एरियाज, अर्बनाइज्ड सेटलमेंट्स। तो जब हम अर्बनाइज्ड सेटलमेंट की बात कर रहे हैं तो अर्बन एरियाज किसे कहते हैं, एक बेसिक डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। हम किस एरियाज को अर्बन सेंटर्स कहें और किस एरिया को नहीं कहें। आज के टाइम पे भी हम रोहतक को शहर कहते हैं और इसके आसपास के एरियाज को गांव कहते हैं। क्यों कहते हैं? पॉपुलेशन का इसका मार्केट भी नहीं। मेन फीचर इज एग्रीकल्चरल डिपेंडेंस, जहां पर इकोनॉमी, मेजरली इकोनॉमी जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट ना होकर के बाकी चीजें अपने आप थ्राइव करना शुरू करें। गांव में मेजॉरिटी डिपेंडेंस रहती है एग्रीकल्चर पे, खेत पे। शहर में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस गांव से मंगाया जाएगा, बेशक से इकोनॉमी चल रही है, लेकिन वहां पर उसका एग्रीकल्चर का पार्ट बहुत कम हो जाएगा, बाकी चीजों का पार्ट इकोनॉमी में बढ़ जाएगा, तब हम उसको अर्बन सेंटर्स बोलेंगे। यहां पर ट्रेड बढ़ जाता है, तो यहां पर क्या बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा। आज के टाइम पे भी जब हम अर्बन सेंटर्स की बात करते हैं तो अर्बन सेंटर्स उन एरियाज को बोलते हैं जहां पर एग्रीकल्चरल डिपेंडेंस या जिन एरियाज में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस 75% से कम की जा रही है। ठीक है, तो आज के टाइम भी लगभग वही है, उस टाइम पे भी वही था। अर्बनाइजेशन की डेफिनेशन हर जगह सेम रहेगी। जहां पर एग्रीकल्चरल एरियाज में अगर इकोनॉमी एग्रीकल्चर से दूसरी तरफ मूव करना शुरू हो जाए तब हम उसको अर्बनाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, वहां पर ट्रेड भी हो सकता है या बाकी चीजें, आर्ट एंड कल्चर का, आर्ट एंड क्राफ्ट का डेवलपमेंट भी हो सकता है। ये सारी चीजें अपने आप होती है। क्यों होती है, उसके पीछे रीजन है। एग्रीकल्चर टाइम टेकिंग जॉब है। एग्रीकल्चर इज अ टाइम टेकिंग जॉब। जब जो लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं वो बाकी चीजें नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब एग्रीकल्चरल सरप्लस हुआ, उस सरप्लस को हम ट्रेड करना शुरू करेंगे। जब एग्रीकल्चरल सरप्लस होगा तो उससे हम क्या शुरू होगा, ट्रेडिंग शुरू होगी। उस ट्रेड से हम बदले में और भी चीजें लेकर के आएंगे। अभी तक हम सिर्फ खाने की चीजों के बारे में सोच रहे थे, अब हम लग्जरी की चीजों के बारे में सोचना शुरू करेंगे। अब जब ट्रेड से पैसे कमाने लग जाएंगे, एग्रीकल्चरल डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, अब हम सिर्फ ट्रेड के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, टाइम बचेगा। और जहां टाइम बचेगा वहां आर्ट एंड क्राफ्ट का डेवलपमेंट शुरू होगा। अब लोग अपनी हॉबीज को परस्यू करना शुरू करेंगे, और जब हॉबी परस्यू करना शुरू करेंगे आर्ट एंड क्राफ्ट डेवलप होगा। ठीक है,
जब तक एग्रीकल्चरल डिपेंडेंस है तब तक टाइम नहीं बचने वाला, हॉबी परस्यू नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही एग्रीकल्चर से दूसरी साइड इकोनॉमी जाएगी, टाइम बचेगा, आर्ट एंड क्राफ्ट का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, एक बेसिक चेंज जहां पे भी अर्बनाइजेशन पूरी हिस्ट्री में पढ़ेंगे ये आएगा। इसके बाद भी हम पढ़ेंगे, सिमिलर चेंजेस आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन बेसिक चेंज ये समझ में आना चाहिए, एग्रीकल्चरल डिपेंडेंस कम होने के बाद क्या फर्क पड़ेगा। एग्रीकल्चरल डिपेंडेंस कम करने के लिए प्रायर जो नेसेसिटी है एग्रीकल्चरल सरप्लस, क्योंकि अगर हम कह रहे हैं इस एरिया में एग्रीकल्चरल डिपेंडेंस कम करनी है तो इस एरिया को फीड करने के लिए कहीं और एक्स्ट्रा उगाना पड़ेगा। जब तक एग्रीकल्चरल सरप्लस नहीं होगा तब तक ट्रेड शुरू नहीं हो सकता। तो ट्रेड के लिए प्री रिक्विजिट इज एग्रीकल्चरल सरप्लस, और जब ट्रेड शुरू होगा तब हम बाकी चीजों के बारे में सोच सकते हैं, अब किस चीज में ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहला ट्रेड एग्रीकल्चर से शुरू होता है, उसके सरप्लस से शुरू होता है, और एग्रीकल्चर सरप्लस हम नियोलिथिक में कर चुके हैं। नियोलिथिक जब हम पढ़ रहे थे वह एग्रीकल्चर सरप्लस हुआ, वही सरप्लस क्या करेगा, और भी लोगों को इनवाइट करेगा कि आओ यहां रहना शुरू करो, क्योंकि यहां पर खाने के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो जब सरप्लस होगा अब उनको सर्दियों में कम दोबारा से एग्रीकल्चर की तरफ जाने की जरूरत नहीं, अब उनके पास फ्री टाइम है। फ्री टाइम में क्या करें कि कुछ और पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, अब ट्रेड करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चेंजेस हमें हिस्ट्री में होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, ये एक बेसिक आइडिया कि आईबीसी में चल क्या रहा था। आईबीसी वाज द फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन। इंडियन हिस्ट्री में फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन वाज आईबीसी। इसके बाद सेकंड कब पढ़ेंगे, सेकंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन इंडियन हिस्ट्री में कब आया, महाजनपद। महाजनपद दोबारा से सिटीज को डेवलप करेंगे, रिवाइव करेंगे। ठीक है, तो बीच का जो पीरियड है, वैदिक पीरियड जब हम पढ़ेंगे, वो सब विलेज लाइफ है, वहां अर्बन सेंटर्स नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसके बाद में हम विलेज लाइफ पढ़ेंगे दोबारा से, मतलब जब वैदिक एज में जाएंगे वो फिर से विलेज लाइफ हो जाएगी, सिटीज खत्म होती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, तो वहां पर हमें अर्बन सेंटर्स नहीं दिखाई देंगे। तो एक ब्रीफ आइडिया था कि हिस्ट्री कैसे मूव करेगी, क्या क्या चेंजेस आएंगे। अब हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं कि शुरुआत हुई कैसे आईबीसी की। इंडिया में 18वीं सेंचुरी 19वीं सेंचुरी ब्रिटिशर्स यहां पर थे। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसे कहते हैं, लॉर्ड डलहौजी। क्यों, सिर्फ ले रहे हैं, बहुत सारी चीजें उसने चेंज की थी। ठीक है, उनमें से मेजर इज रेलवे लाइन। रेलवे लाइन जब इंडिया में बिछनी शुरू हुई, रेलवे लाइन बिछाने के लिए हमें वहां पर नीचे एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की जरूरत होती है, ईंटें चाहिए, है ना। जब ईंटें बना बना के कर रहे थे, इन्होंने रेलवे लाइन के लिए डिगिंग शुरू की, तो इन्हें बनी बनाई नीचे से ईंटें मिलनी शुरू हुई। वहां पर पकी पकाई ईंटें, मतलब बर्न्ड ब्रिक्स वहां पर मिलनी शुरू हुई। और उस टाइम के पीरियड से जब वो जैसी ईंटें वो बना रहे थे, उससे फार बेटर वो ईंटें जमीन के नीचे से मिलनी शुरू हुई। मिली तो उन्हें लगा तो हमें खजाना मिल गया। उन्होंने उन ईंटों को यूज करना शुरू किया वाइल लेइंग डाउन दिस रेलवे लाइंस, और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर में उन ईंटों को यूज करना शुरू किया, बिना ये सोचे कि इनका और कुछ भी सिग्निफिकेंस हो सकता है। बिना ये सोचे कि इनका सिग्निफिकेंस और भी हो सकता है, उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन यही बात जब ब्रिटिशर्स में जो हम आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन तक पहुंची, उन्होंने भी एक बार देखा हाँ पुराने टाइम की है, ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उन्होंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और ये हमारे बहुत सारे सिविलाइजेशन को इस तरीके से निपटाते चले गए जो एविडेंस के रूप में हमारे पास थे। ठीक है, लेकिन फाइनली ये बात जॉन मार्शल तक पहुंची। जॉन मार्शल जो 1920s के आसपास हमारे इंडिया में दिखाई देगा, और उसने जब इसके ऊपर स्टडी किया तो पता लगाया कि आज से तो करीबन 5000 साल पहले की ईंटें हैं। तब उसने फिर पूरे वर्ल्ड में अनाउंस किया कि वी हैव फाउंड अनदर सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तब वो अनाउंस किया गया, तब उसके बाद उन ईंटों को यूज करने को रोका गया था। तब तक ये देखो कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर चुके होंगे।
ठीक है, वो बर्न ब्रिक्स उतने डेवलप्ड बर्न ब्रिक्स ब्रिटिशर्स भी नहीं बना रहे थे उस टाइम पे, जितने एडवांस स्टेज की हमें यहाँ पर दिखाई दे रही थी। तो बर्न ब्रिक्स से हमें पता लगा कि यहाँ पर एक एंशिएंट सिविलाइजेशन थी जो बहुत डेवलप्ड थी। अभी तक ब्रिटिशर्स जिस हिस्ट्री को बता रहे थे कि तुम्हारा तो पास्ट ही कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं वो पूरा पलट गया इसके साथ। कितना ग्लोरियस पास्ट, इतनी अर्बन सिटीज, इतना एडवांस सिटीज आज से 5000 साल पहले यहाँ एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, तब उसके बाद फिर हमने इसको स्टडी करना शुरू किया और 1921 दयाराम साहनी उसने हड़प्पन सिटी को खोजा। तो फर्स्ट सिटी दैट वाज एक्सकेवेटेड वाज हड़प्पा, और इसी वजह से हम इस सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये लिख लेना, हड़प्पन सिविलाइजेशन को दयाराम साहनी 1921। तो 1921 दयाराम साहनी एक्सकेवेटेड द हड़प्पन एरिया, हड़प्पन रीजन। This is the first site to be excavated, hence known as हड़प्पन civilization, और इसीलिए हम इसको नाम देते हैं हड़प्पन civilization। ठीक है, पाकिस्तान में रावी जो रिवर है उसके कोस्ट पे है। ठीक है ना, तो ये भी लिख लेना, हड़प्पा है कहाँ, क्वेश्चन लिख लो इसको। पंजाब में ऑन द कोस्ट ऑफ रावी रिवर, मोहनजोदड़ो इज ऑन इंडस रिवर। हालांकि लिखेंगे, वो टेबल है उसी में देख लेंगे उसको। ठीक है, हड़प्पा इज ऑन रावी रिवर, मोहनजोदड़ो इज ऑन इंडस रिवर। ठीक है, इंडिया में इन सब चीजों को एस्टेब्लिश करने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश किया गया था 1861 में। हु वाज द फर्स्ट जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया? अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, तो इसने एस्टेब्लिश किया था और उसके बाद फर्दर कई सारे आए, और फाइनली ही वाज द जॉन मार्शल हु अनाउंस्ड कि हमने नई सिविलाइजेशन दुनिया में खोज लिया। ठीक है, वो उस टाइम पे ASI का गवर्नर जनरल होता था। अब इन सिटीज के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं कि थी कैसी है। जब हमने बोला कि बहुत एडवांस थी, तो एडवांस्ड का मतलब क्या है, किस तरीके से एडवांस थी? ठीक है, प्लांट सिटी थी। ठीक है ना, दीज वर प्लांट सिटीज। तो एक एक करके चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ क्या हुआ है। लोकेशन वाइज हम लास्ट में देखेंगे, पहले इंपॉर्टेंट फीचर हम बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन के पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट जो हुआ है वो आपको पता होना चाहिए कि डेवलपमेंट हुआ कैसे, कि दीज वर अर्बनाइज सिटी, और अर्बनाइजेशन का हम सीधा सीधा किस चीज से मतलब लेते हैं? अदर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी प्रोमिनेंट हो जाए। ठीक है, देन दी एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर इनको कहाँ से मिल रहा है? फ्रॉम द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटीज। सिटीज के बाहर वाले एरिया में एग्रीकल्चर कर रहे हैं, वहां से एग्रीकल्चर मतलब मेन बेस इकोनॉमी का एग्रीकल्चर ही रहेगा आजादी के कई साल बाद तक। शुरुआत से लेके आजादी के कई साल बाद तक मेन बेस जो इकोनॉमी का वो एग्रीकल्चर ही रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एग्रीकल्चर ही मेन बेस था, लेकिन जो सिटीज वाला एरिया है दैट वाज लेस डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर देन द अदर एरियाज। ठीक है, तो यहाँ पर अर्बनाइज्ड एरिया है, तो अर्बन सिटीज हमें डेवलप होती हुई दिखाई देंगी। इन अर्बन सिटीज में जो इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, सबसे पहली चीज कि जितनी भी सिटी थी ये 2 टाउन्स में डिवाइडेड थी। जितनी भी सिटीज थी वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड थी, लगभग इस टाइप से। एक थोड़ा सा हाइट पे बसा होता था और एक नीचे बसा होता था। तो अपर टाउन और लोअर टाउन। अपर टाउन को हम यहां पर बोलते हैं सिटाडेल। अपर टाउन इज नोन एज दी सिटाडेल। तो जितनी भी सिटीज हैं वो सब इस टाइप से डिवाइडेड हैं, एक्सेप्ट धोलावीरा। क्या? कालीबंगन में फोर्टिफिकेशन नहीं है। ठीक है, अदर लोअर टाउन को लोअर टाउन ही बोलेंगे। ठीक है, इसके लिए कोई अलग से नाम नहीं है। आपको धोलावीरा लिखना है एक्सेप्शन में। धोलावीरा
was divided into 3 parts, upper, middle and lower part. धोलावीरा was divided into 3 parts. एक एक्सेप्शन आपको लिखना है चाहुंदाड़ो. यहां पर इस तरह का कोई भी डिवीजन हमें नहीं दिखाई देता है, ठीक है. चाहुंदाड़ो में देयर वाज नो डिवीजन इन द सिटीज. ठीक है. अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंस पे आते हैं सिटाडेल की. लोअर टाउन ही बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है. सिर्फ जो अपर टाउन है उसको सिटाडेल बोल रहे हैं, इतना ही है, ठीक है. अब ये जो अपर टाउन है, यहां पर हमें बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स दिखाई दी. अपर टाउन में जितने भी बड़े बड़े हॉल दिखाई दिए हैं, 6 पिलर हॉल हमें दिखाई दिया है, असेंबली हॉल हमें यहां दिखाई दिया है, ग्रेनरी हमें यहां दिखाई दी है, ग्रेट बाथ हमें यहां दिखाई दिया है. तो जितनी बड़ी बिल्डिंग्स थी वो सब हमें कहां दिखाई देती हैं? सिटाडेल में. तो इससे हमें अंदाजा लगता है कि जो शहर के जो प्रोमिनेंट लोग होते थे वो कहां रहते थे? सिटाडेल में रहते थे. सोशल डिवीजन. यहां पर ये माना जा सकता है कि देयर वाज अ रूलिंग क्लास व्हिच वाज रेजिडिंग इन दी सिटाडेल. ठीक है. सभी के सभी सिटीज प्लान्ड हमें लगभग सिमिलर टाइप में दिखाई देती हैं. इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ओवरऑल उनके ऊपर भी कोई एक ऐसी अथॉरिटी होती थी जो सबको कंट्रोल कर रही है. क्योंकि सारी सिटीज एक जैसे प्लान कैसे हो सकती है जब तक कि या तो प्लानर एक ना हो. अब एक प्लानर इतनी जगह घूमेगा नहीं, या फिर उनको कंट्रोल करने वाला कोई एक ना हो. दैट मीन्स देयर वाज अ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी एग्जिस्टिंग एट दैट टाइम जो ये सारी चीजें कंट्रोल कर रही थी. एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी का हमें इससे अंदाजा लग जाता है. क्योंकि सिटी का जो प्लान है वो भी लगभग सिमिलर दिखाई देगा. सिटी के प्लान के ऊपर आएंगे, अभी तो पहले सिटाडेल की बात कर लेते हैं. सिटाडेल का इंपॉर्टेंस किस लिए क्या है? एरिस्टोक्रेट्स भी हो सकते हैं, रिच क्लास भी हो सकते हैं, मर्चेंट भी हो सकते हैं, रूलर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं. एग्जैक्टली क्या थे नहीं पता. ठीक है. जितने भी मेन फेस्टिवल होते थे उन फेस्टिवल को मनाने के लिए भी यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग बनी हुई है. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बिल्डिंग इज ग्रेट बाथ. ग्रेट बाथ क्या है? एक स्ट्रक्चर है जिसमें आपको दोनों साइड में यहाँ पर सीढ़ियां दिखाई देंगी उतरने के लिए. जो इसका बेड है दैट इज मोर्टार आपको यहाँ पर दिखाई देगा. ठीक है ना. मोर्टार जिप्सम बेसिकली हम देखेंगे कि उसके साथ मिला करके इसको पूरा सील उसके साथ किया जाता ताकि वाटर लीकेज ना हो. ठीक है. यहां से ऊपर आने के बाद दोनों साइड में हमें रूम दिखाई देते हैं, जैसे आज के टाइम पे स्विमिंग पूल में हमें दिखाई देते हैं. लगभग वही दोनों साइड का, बल्कि तीनों साइड में हमें रूम दिखाई देते हैं यहाँ पर. ठीक है. इसके चारों तरफ यहाँ चलने के लिए आपको रास्ता दिखाई देगा, जैसे आज के स्विमिंग पूल होते हैं अप्रोक्सीमेटली सेम. ठीक है. अब ये ग्रेट बाथ का जो रेलेवेंस है ये भी हो सकता है कि जितने भी फेस्टिवल जैसे आज के टाइम पे छठ पूजा होती है ना, तो इस टाइप का कुछ हो सकता है फेस्टिव बाथिंग के लिए हम इसको यूज करते हो. ठीक है. या फिर ये भी हो सकता है सिर्फ रूलिंग क्लास के लिए इन्होंने बनाया हो. मेनली हम ज्यादा इसको पढ़ते हैं कि सोसाइटी में फेस्टिवल्स के दौरान जो है इसको यूज किया जाता था फॉर द फेस्टिव बाथिंग. ठीक है. तो इसका ये मेन मोहनजोदड़ो में था. हम सिटीज के ऊपर आएंगे अभी. ठीक है. ये ग्रेट बाथ हमें ज्यादातर मतलब कहाँ मिला है? ये सिर्फ और सिर्फ मोहनजोदड़ो में मिला है. क्या सीवेज आएंगे अभी, हम अर्बन प्लानिंग के ऊपर आए नहीं. अभी तो सिर्फ सिटी का डिवीजन पढ़ रहे हैं. सिटी के अंदर क्या क्या था वो पढ़ेंगे. ठीक है. ये हमें दिखाई देता है. एक हमें इस टाइप का हॉल दिखाई देता है कि 2 अलग अलग रो बनी हुई है और यहाँ पर 6 अलग अलग मतलब इस टाइप से रूम बने हुए हैं 3-3. तो 6 रूम हॉल 2 रोज में डिवाइडेड, और ये हमें दिखाई देता है इन दी हड़प्पा. और ये किस लिए यूज हो सकता है? हो सकता है स्टोर हाउसेज हो सकता है अलग अलग बना रखे इस टाइप से स्लैब, 2 रो है इसकी. तो क्या हो सकता है इसमें? एज ए स्टोर हाउस हम इसको यूज कर रहे होंगे. ठीक है. तो यहाँ पर 2 रोज 6 रूम, 2 रोज 6 रूम स्टोर हाउस कह लो एक तरीके से. ठीक है ना. दिस इज फाउंड इन.
दिस इज फाउंड इन हड़प्पा। ये सब सिटाडेल में मिल रहा है, ठीक है, ये सब कहाँ मिल रहा है, सिटाडेल में मिल रहा है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट हमें ये चीजें यहाँ दिखाई देंगी, ठीक। अब हम आते हैं ओवरऑल अर्बन प्लानिंग की। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस तरीके से हम उस टाइम की सिटीज को आज से कंपेयर कर सकते हैं, हाउ दे वर मोर एडवांस देन द टुडेज सिटीज, ठीक है। आज के टाइम पे थोड़ी सी बारिश हो जाए, रोहतक में पानी भर जाता है घुटनों तक। वहां पर वाटर ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा होता था कि पानी रुकने का कोई सवाल नहीं था। आज के टाइम पे बिल्डिंग बनाने के लिए लोग घरों में खिड़कियां नहीं छोड़ते, हवा आने की जगह नहीं है। यहाँ पर जब घर बनाते थे प्राइवेसी का भी पूरा ख्याल रखा जाता था कि किस तरीके से हम खिड़कियां लगाएं, किस तरीके से दरवाजे लगाएं कि बाहर का कोई जाता हुआ आदमी अंदर तक ना दिखाई दे। एक एक चीज को यहाँ पर दिखाई देते, मतलब ध्यान दिया जाता था। 2 स्टोरी बिल्डिंग हमें यहाँ दिखाई देती, 2 स्टोरी मतलब नीचे और ऊपर, इस टाइप से सीढ़ियां दिखाई देती है हमें ऊपर जाने के लिए। हाँ, सीढ़ियां। हम हाउस प्लानिंग पे भी आएंगे, पहले अर्बन प्लानिंग की बात करते हैं। अर्बन प्लानिंग में सबसे पहले रोड की अगर हम बात करें या गलियों की अगर हम बात करें तो दीज वर ऑफ द ग्रिड पैटर्न। कौन सा पैटर्न है, 90 डिग्री में क्रॉस कर रही है, मतलब सीधी सीधी गलियां हैं। आज के टाइम पे अगर एक गली में घुस जाओ तो निकलने का रास्ता नहीं मिलता, ठीक है, मतलब मकड़ी का जाल बनाया हुआ है, उससे भी ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। और उस टाइम पे हम ग्रिड पैटर्न में फॉलो कर रहे थे, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो आज के टाइम पे चंडीगढ़ प्लांट सिटी, उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। सभी आके वो बना खेतों में पुल बना दिया था, रोड है नहीं, ठीक है। तो ग्रिड पैटर्न में हमें रोड मिलते हैं यहाँ पर, ठीक। ड्रेनेज, ड्रेनेज की अगर हम बात करें तो ड्रेनेज का सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग था इनका, जैसे अगर कोई घर है, घर से जो गली जा रही है, हर घर से एक गली लगती थी, ठीक है। इस गली में जो छोटी कैनल है, मतलब छोटी जो नाली है वो जाएगी, ये जाकर के क्योंकि 90 डिग्री में मिल रहा है, यहाँ एक कैनल होगी इसमें जाएगी, और शहर के बाहर कोई मेन कैनल होगी उसमें जाकर के सारी मिलती थी। इस टाइप से पैटर्न वाइज पूरे इसको हमने ड्रेनेज सिस्टम को जोड़ा हुआ था, ठीक है। मेन यहाँ पतले वाली नाली हमें दिखाई देगी, ड्रेनेज दिखाई देगी, यहाँ थोड़ी और बड़ी हो जाएगी, और मेन जो कैनल है, मेन जो नाली है वो हमें बाहर दिखाई देगी, ठीक है। ये जो ड्रेनेज सिस्टम है, आपको जब ये गलियां दिखाई देंगी, ये भी थोड़ी सी ढलान में थी ताकि ड्रेनेज सिस्टम में रुकावट ना हो, थोड़ी सी इंक्लाइंड उसमें हमें दिखाई देती है। उसके साथ साथ जो ये ड्रेनेज है, इसके ऊपर पत्थर रखे हुए थे, यानी क्लोज ड्रेनेज। आज के टाइम पे ओपन नाले मिलते हैं, ठीक है, ये क्लोज होती थी उस टाइम पे। और क्लोज होने के बावजूद हम बीच बीच में जगह छोड़ते थे क्लीनिंग के लिए। क्लीनिंग के लिए भी बीच बीच में इन्होंने ओपन छोड़ा हुआ था, जहां से क्लीनिंग इजीली की जा सके, ठीक है। आज के टाइम तो पड़ी रहे तो पड़ी रहे, वो कोई क्लीनिंग करने उसे आता नहीं है। पॉपुलेशन ज्यादा तो फैसिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, है ना। इनको और ज्यादा ख्याल रखना चाहिए कि ऐसे सिस्टम ना हो, क्योंकि हो गया तो उसको सुधारना मुश्किल हो जाएगा। चीजें बिगड़ेंगी तो अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगी। शुरुआत में संभाल लिया जाए तो इजी होता है। सीरिया एग्जाम्पल, टाइम पे सुधार लेते तो प्रेसिडेंट को भागना नहीं पड़ता। लेकिन सर चंडीगढ़ जैसे प्लान सिटी होने के बाद जैसे आता है ना, वहाँ पे पानी डूब जाए सर, बहुत ज्यादा नहीं, बारिश वहाँ होता है सर, वहाँ पे बारिश में कभी रुका हुआ पानी मैंने नहीं देखा वहाँ पर। मतलब बारिश मैंने, मतलब चाहे कितनी तेज बारिश हुई हो, 1 से 1.5 घंटे के बाद पानी सब साफ मिलता है। मैं वहाँ 3-4 साल रहा तो मुझे कभी ऐसा दिखा नहीं। इवन सेम पैटर्न पे गांधीनगर इज डेवलपिंग, गुजरात में, वहां पे भी सिमिलर। कितनी तेज आंधी तूफान आ जाए, लाइट नहीं जाएगी, अंडरग्राउंडिंग वायरिंग की हुई है, ठीक है। वहां पर वायरिंग ही अंडरग्राउंड है, चाहे कितना ही तेज आंधी तूफान आ जाए फर्क ही नहीं पड़ रहा उसको, ठीक है। कुछ लाइट नहीं जाती वहां,
कभी जाएगी तो मैक्सिमम 5 मिनट, उससे ज्यादा लाइट नहीं गई कभी। ठीक है, तो वो भी प्लांट सिटी है। उसके अलावा बाकी सिटीज को देखो क्या सीखने की जरूरत है, ठीक है ना। तो एंसेस्टर से ही सीख लें कम से कम। सर अब तो ब्रांड बना ही नहीं सकते ना, बना सकते हैं, लोगों के घर बन चुके हैं, अब क्या कोई बात नहीं, तो भी पॉसिबल है, हर चीज पॉसिबल है। अभी आप आज से 10 साल पहले चले जाओ चांदनी चौक पे, जाम इतना भयंकर लगता था, खड़े होने की जगह नहीं थी। आज इतना खुला एरिया दिखाई देता है वहां पर। कैसे? ये सब प्लानिंग है, सब प्लानिंग। तो सब कुछ पॉसिबल है, प्लान करने वाला होना चाहिए, है ना। और इसी के लिए हम क्या लेकर के आए? पीएम गति शक्ति। ठीक है, इसी के लिए हम क्या लाए हैं? गति शक्ति। ठीक है, ठीक है। तो इस टाइप से ड्रेनेज मिलेंगे हमें, मतलब कवर्ड भी है, पूरा पक्के से कवर भी किया हुआ है, और जहां जहां बीच में सफाई के लिए हमने जगह भी छोड़ी हुई है। तो ये ड्रेनेज पैटर्न था यहाँ पर। ठीक है, तो अर्बन प्लानिंग इस टाइप से दिखाई देगी। सारे के सारे रोड आपको लगभग इस टाइप से दिखाई देंगी। एक आधी जगह है जहां थोड़े से राउंड में रोड दिखाई देते हैं, बनावली टाइप की। ठीक है, बाकी आपको ज्यादातर में 90 डिग्री कट पे रोड दिखाई देंगी। ठीक है, ड्रेनेज के लिए सबसे बेस्ट ड्रेनेज हमें कहाँ मिलती है? धोलावीरा। बेस्ट ड्रेनेज का जो सिस्टम है दैट इज इन धोलावीरा। यहीं पर हमें बहुत सारे टैंक मिलते हैं, रिजर्वायर्स, वाटर रिजर्वायर मिलते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हमें वाटर रिजर्वायर्स मिलते हैं, वाटर टैंक्स डिपॉजिट वहां स्टोर करके रखने के लिए। रिसाइकल करने के लिए? रिसाइकल तो नहीं, बारिश के टाइम पे हार्वेस्ट करने के लिए। और बाकी उसी मतलब ड्रेनेज सिस्टम वहाँ का बहुत बढ़िया था। अलग अलग सिटीज में अगर आप देखो, प्ले ग्राउंड भी वहाँ में दिखाई देता है धोलावीरा। जब हम पढ़ेंगे अलग अलग सिटीज को, तब हम उसके अलग अलग फीचर्स देख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अर्बन प्लानिंग। अब हम आते हैं हाउस प्लानिंग पे। हाउस प्लान में अगर आप देखोगे तो लगभग कुछ इस टाइप से घर दिखाई देगा। बीच में एक खाली कोर्टयार्ड आपको दिखाई देगा, खाली एरिया। इसके चारों तरफ यहाँ पर रूम बने हुए दिखाई देंगे, जैसे साउथ इंडिया में होते हैं, लगभग उस टाइप के। तो हर घर में आपको कोर्टयार्ड दिखाई देगा, खाली एरिया, और उसके चारों तरफ आपको घर बने हुए दिखाई देंगे। कुछ घरों में हमें सीढ़ियां दिखाई दी हैं। ये दिखाता है कि उसके ऊपर भी एक फ्लोर होता था, तो 2 फ्लोर हमें कई जगह पे मिले। ठीक है, इसके अलावा जहां पर मेन गली है, मान लो ये मेन गली है, इनका एंट्रेंस कभी भी मेन गली पे नहीं खुलता। किसी भी घर का कोई एंट्रेंस मेन गली पे कभी नहीं खुला। इसके साइड में जो गली जाएगी वहां पर इनका एंट्रेंस होगा, और एंट्रेंस के सामने भी एक दीवार होती थी। ठीक है, यहां से एंटर करके फिर मेन घर शुरू होता था, ताकि अगर कोई वहां से भी देखे तो अंदर ना दिखाई दे। जैसे यहां से मेन दरवाजा है, यहां सामने अंदर कुछ नहीं दिखाई देगा, पीछे दीवार होगी। ठीक है, यहां से फिर साइड में जाना पड़ेगा और यहां जाकर के यहां घर मिलेगा आपको। एंट्रेंस के बाद यहां पे एंट्रेंस हुई, एंट्रेंस होने के बाद यहां पर एक दीवार दिखाई देगी। यहां से गए, यहां पर कोर्टयार्ड है, इधर रूम है, इधर रूम है, इधर रूम है, इधर रूम है। प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी हमने बाद में जाना है। ठीक है, इनका राइट टू प्राइवेसी उस टाइम पे था। सर आजकल तो झगड़े ही पेंट पड़ गए। ठीक है ना, उस टाइम पे राइट टू प्राइवेसी को देखते थे। आज के टाइम पे 2017 में कुत्ता स्वामी ने आकर के बताया कि राइट टू प्राइवेसी है आपका। ठीक है, बताइए, एक और गली बनाते थे मेन गली के अंदर, उस एक गली में एक ही घर होता है। नहीं, आगे जितने भी घर है, मतलब मेन गली में ना तो खिड़की दरवाजा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेन गली है, सब आना जाना यहां से है, तो ये क्यों अंदर झांके। ठीक है, तो इस टाइप से हमें घर दिखाई देगा, घर का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। घरों में, कई घरों में जैसे बाउंड्री वॉल है, तो घर के कॉर्नर पे कई जगह पे
पानी के लिए भी सुविधा दिखाई दी है, वेल दिखाई दी है। और ये ज्यादातर आपको कोने पे दिखाई देंगे कि मान लो अगर घर में पड़ोस में भी किसी को चाहिए तो अंदर आने की जरूरत नहीं है, वो यहीं से पानी ले ले। क्या किसी को सर के बारे में बताना पहले काम था, एंट्रेंस से पहले ही था। एंट्रेंस नहीं, बाउंड्री के अंदर ही होगा, ठीक है। पानी चाहिए तो वो यहीं से मांग सकता है और यहाँ से आकर के उसे कोई दे देगा। जो ये नीचे के आपने बना रखे थे झोपड़ी कोर्टयार्ड, ये जो मेन गेट, ये तो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है, दीवार हाँ। की साइड में दीवार के साइड में ही बन जाएगा। मतलब सोशल भी थे बहुत, एंटी सोशल नहीं थे, सोशल थे कि वाटर, ड्रिंकिंग वाटर का भी पूरा ख्याल रखते थे और जहाँ कमी हो तो वो भी आकर के लेके जा सकते हैं। घर के अंदर नहीं बना रहे हैं, कोने पे ही बना रहे हैं कि बाहर ही दीवार के पास में किसी को लेके जाना तो यहाँ से ले जा सकते हैं। समझ आ रहा है, मुझे थोड़े वैसे थे इंट्रोवर्ट टाइप के। इंट्रोवर्ट क्यों थे? जर्मनी साइड में चले जाओ, आज के टाइम पे प्राइवेसी का इतना ख्याल रखा जाता है, इवन रिलेटिव्स को भी घर में आना है तो पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है घर आकर के, मतलब फोन करके बताना पड़ता है कि हम आएंगे उस दिन इतने टाइम पे आएंगे, नहीं तो दरवाजा ही नहीं खोले, ठीक है। पड़ोसी को अगर सामने जाना है तो वो पहले बता देगा फोन करके, ठीक है। मतलब बहुत ध्यान इस चीज का रखा जाता है। यूरोपियन कंट्रीज आर नोन फॉर दिस, ठीक है ना। RSVP का मतलब यही होता है। सर हमारे इधर तो क्या चिट्ठी हुई है रात तो ये चीजें वहां पर उस टाइम पे एग्जिस्ट करती थी, तो हमसे क्या क्या सीखने की जरूरत है इनसे, ठीक है। सर ये हमारी सिविलाइजेशन है, ये गायब हो गई इनके मरते ही, ठीक है ठीक है। और उसके बाद अब इसमें इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ बचा नहीं, अब हम सिर्फ साइट्स देखेंगे और क्या इंपॉर्टेंस था वो देखना है, वहां पे हमें क्या क्या मिला है। अब उसके बाद रिलीजन के ऊपर भी बात कर लेते हैं। रिलीजन, प्लानिंग तो हो गया, रिलीजन सोसाइटी की बात करते हैं, ठीक है। रिलीजन में हमें बहुत सारी यहां पर सील मिली है, ठीक है। यहां से जो हमें एविडेंस मिले हैं उनसे हम इनके रिलीजन का पता लगाते हैं। तो बहुत सारी हमें क्या मिली है? सील मिली है। सील मैक्सिमम स्टीटाइट की बनी होती थी, ये मटेरियल है। मैक्सिमम जो सील है दीज आर मेड अप ऑफ स्टेटाइट, ठीक है। मैक्सिमम सील्स आर मेड अप ऑफ स्टेटाइट। सील को मैंने रिलीजन में क्यों लिखा? क्योंकि कुछ सील ऐसी मिली है जहां पर पशुपति शिवा मिला है योगिक पोस्चर में बैठा हुआ, ठीक है, योगा करता हुआ दिखाया गया है। पशुपति शिवा हम इसको नाम देते हैं। इसी में आपको राइनोसोरस दिखाई दे जाएगा, बुल दिखाई दे जाएगा, एनिमल भी यहाँ पर दिखाई दे, और कुछ लिखा हुआ भी है। लिखी हुई चीज को हम आज तक नहीं पढ़ पाए, ठीक है। तो यहाँ पर एक हेडिंग आप स्क्रिप्ट भी डाल देना। स्क्रिप्ट जो इनकी थी दैट इज बोस्ट्रोफेडन। स्क्रिप्ट को क्या बोलते हैं? बोस्ट्रोफेडन। बोस्ट्रोफेडन स्क्रिप्ट कौन सी होती है? जो इस टाइप से लिखी जाती है। यहां से शुरू किया, फिर यहां से शुरू कर दिया, फिर यहां से शुरू किया, फिर यहां से शुरू किया। दिस इज बोस्ट्रोफेडन। इतना तो अंदाजा लगा ही लिया, बस हम एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता लगा पा रहे हैं कि वो क्या लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। लिखने के स्टाइल से एक आइडिया हमें लग जाता है कि वो किस डायरेक्शन में लिख रहे हैं, ठीक है। दिस इज बोस्ट्रोफेडन। हम आज तक इनको डिसाइफर नहीं कर पाए हैं और इसीलिए दिस इज पार्ट ऑफ प्रोटोहिस्ट्री। इसीलिए दिस पीरियड इज पार्ट ऑफ प्रोटोहिस्ट्री। प्रोटोहिस्ट्री में क्या होता है? आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस आर अवेलेबल, लिटरेरी एविडेंसेस आर अवेलेबल, बट वी आर नॉट एबल टू डिसाइफर देम। तो हम चेंज कर देंगे उसको पढ़ना, उसको समझना। अभी तक जो हमें समझ में आया है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के आधार पर हम उसको समझ रहे हैं। बिल्कुल हो सकती है, 100% हो सकती है, ठीक है ना। पता चला वो राजा की जगह सेवक निकला है जिसको हम आज तक राजा मान रहे थे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जब हाँ, तो हमें और ज्यादा एविडेंसेस मिलेंगे। हालांकि बहुत ज्यादा हमें लिखा हुआ नहीं मिलता है, एक आधी जगह ही मिलता है। जैसे सील्स हैं, सील्स पे कुछ साइन मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे धोलावीरा में हमें मिला है स्क्रिप्ट। जब स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो यहीं पर लिखो धोलावीरा,
यहां पर हमें एक 10 लेटर साइन बोर्ड मिला है, ठीक है ना, एक बड़ा सा रेक्टेंगुलर टाइप का 10 लेटर, इस टाइप से अलग अलग लेटर्स यहाँ पर कुछ कुछ डिजाइन बना करके लिखे हुए, ठीक है। तो 10 लेटर साइन बोर्ड धोलावीरा में मिला है, ठीक है, जिसको हम पढ़ नहीं पाए कि लिखा क्या है। हो सकता है रास्ता बताने के लिए लगाया हो, या फिर हो सकता है कि राजा के महल के आगे लिखा हो कि इस राजा का घर है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एक 10 लेटर साइन बोर्ड जो हमें कहाँ मिला है, धोलावीरा। तो स्क्रिप्ट में इतना ही है, ठीक है। अब फिर वापस आते हैं सील पे। पशुपति सील हमें मिली है, अलग अलग सील्स और भी मिली है। ये तो एक पशुपति सील हो गई, ठीक है। ये रिलीजन से जोड़ के अगर हम इसको देखें कि किस तरीके से किसकी ये पूजा करते थे, तो पशुपति शिव की सील हमें मिली है। यहां पर एविडेंसेस मिले हैं कि पीपल ट्री की पूजा करते होंगे। हमें बहुत सारे टॉय मिले हैं मदर गॉडेस के। मदर गॉडेस बहुत ज्यादा मात्रा में मिली है ना, बहुत क्वांटिटी में। मदर गॉडेस मेड अप ऑफ टेराकोटा। टेराकोटा इज बेसिकली क्ले और मिट्टी, है ना, जो मिट्टी के बने हुए वो। और एक हमें ब्रॉन्ज की बनी हुई मिली है। ब्रॉन्ज की बनी हुई कहां मिली हुई है, मोहनजोदड़ो। ब्रॉन्ज की बनी हुई कहां मिली है, मोहनजोदड़ो में। अदरवाइज टेराकोटा की मिली हुई हमें प्लेंटी, हमें यहाँ पर मिल जाती है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मदर गॉडेस का यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या रहा होगा, और इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सोसाइटी मैट्रियार्कल रही होगी। इसी से हम अंदाजा क्या लगा सकते हैं, सोसाइटी मस्ट हैव बीन मैट्रियार्कल। वो इनके पास था, ठीक है। सोसाइटी मस्ट हैव बीन मैट्रियार्कल। यहां पर हमें एक स्टोन का स्कल्पचर मिला है। इसको हम प्रीस्ट किंग के नाम से जानते हैं। जिसको हम किस नाम से जानते हैं, प्रीस्ट किंग। ये हो सकता है वो राजा होगा, या हो सकता है वो प्रीस्ट होगा, ठीक है ना। कुछ अगर हम चेहरा देखें तो चेहरे पे दाढ़ी उसकी बनी हुई है। यहाँ पर एक उसने जो माथे पे जो पहनते हैं एमुलेट सा, वो पहना हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद इसको बनाने की कोशिश करें तो यहाँ पर शॉल उसने पहनी हुई है, उस पर अलग अलग डिजाइन बने हुए हैं, ठीक है। इस टाइप का प्रीस्ट किंग हमें स्कल्पचर मिला है यहाँ पर। तो ये राजा भी हो सकता है, प्रीस्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ड्राइंग पे मत जाना, मेरी बहुत खराब है। देखेंगे इनके फोटोज अभी। हाँ, इसके बाद आर्ट, इसीलिए मैं जो टॉपिक कराता जाऊंगा उसी का आर्ट एंड कल्चर साथ के साथ हो जाएगा, तो ठीक रहेगा, बाद में मुश्किल। कल आर्ट एंड कल्चर है, आज एथिक्स है। सर ने पहले बोला था वीरवार को लूंगा, मैं नोटबुक नहीं लेके नहीं, आज एथिक्स की है, कल आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि मैं आज कंप्लीट कर रहा था, इसीलिए मैंने उनको, वैसे तो आज लगनी थी पर मैंने कल आईबीसी नहीं कराया, तो इसलिए आज कल हो गई। आर्ट एंड कल्चर आज इससे रहेंगे, ठीक है, ठीक है। तो प्रीस्ट किंग ये भी हमें कहीं ना कहीं क्या देगा, रिलीजन की तरफ, कि यहाँ पर प्रीस्ट जो है वो बेसिकली इस टाइप से, ठीक है ना। थोड़ा सा इसकी आईज जो है हाफ क्लोज्ड हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं, मेडिटेटिंग आई टाइप हमें दिखाई देंगी। पीपल ट्री हो गया, मदर गॉडेस हो गया, सील हो गया, पशुपति शिव, ठीक है। देन उसके बाद हाँ लगभग यही है, रिलीजन में हमें ये दिखाई देगा, ठीक है। सोसाइटी, सोसाइटी मस्ट हैव बीन मैट्रियार्कल, ठीक है। ट्रेड एंड इकोनॉमी, ट्रेड एंड इकोनॉमी की बात करें तो हमें बहुत सारे एविडेंसेस बाहर की सिविलाइजेशन के यहां मिले हैं, और यहां की बहुत सारी सील
बाहर के सिविलाइजेशन में मिले हैं। जैसे वन ऑफ द फेमस सिविलाइजेशन जो उस टाइम पे एग्जिस्ट कर रही थी, अलग अलग जगह पे बहुत सारी सिविलाइजेशन थी, मेजर 4 हैं, है ना। 4 कौन कौन सी मेजर? एक तो इजिप्ट में आपको दिखाई देगी, इजिप्ट में जो नाइल रिवर पे है, ठीक है। देन आपको मेसोपोटामिया दिखाई देगी जो बेसिकली 2 रिवर के बीच में है, एक तो टिग्रिस और दूसरी यूफ्रेटस, यूफ्रेट्स भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तीसरी आपको दिखाई देगी हड़प्पन जो किस नदी के किनारे है? इंडस। और चौथी आपको दिखाई देगी चाइना में जो कि येलो नदी के किनारे है। ये 4 मेजर सिविलाइजेशन आपको दिखाई देती हैं और हमारे ट्रेड लिंक्स थे, ज्यादातर हमें इससे पता लगता है। यहाँ की स्क्रिप्ट पढ़ ली गई है, मेसोपोटामिया की जो स्क्रिप्ट है वो पढ़ ली गई है और वहां पर एक वर्ड हमें दिखता है मेलुहा, और ये मेलुहा वर्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन को बोला गया है। यहाँ पे इंडिया में जो सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर रही थी उस सिविलाइजेशन को ये लोग क्या बोल रहे थे? मेलुहा। बड़ी कैसे, मतलब अभी सेम लैंग्वेज है वो अलग है, यहाँ की अलग है। नहीं, मेसोपोटामिया वाली जो नहीं, साइंटिस्ट जो बहुत सारे होते हैं जो इनके ऊपर स्टडी करते हैं, मतलब पढ़ने का एक तरीका होता है इनका कि सिमिलर साउंडिंग, अगर हम जैसे उसके साथ में कोई पिक्चर बना हुआ है तो पिक्चर बना हुआ तो अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा, तो उनके जो लेटर्स हैं उसको फिर बाकी और वर्ड से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। अगर वो मैच कर रहे हैं दैट मीन्स हमने उसको डिसाइफर कर लिया, नहीं तो नहीं किया। जैसे रीजनिंग में करते हैं वही चीज है वहां पर, ठीक है। तो मेलुहा किसके लिए बोला गया है? आईवीसी के लिए। किसने बोला है? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ने। यहाँ की जो सील है मेसोपोटामियन रीजन की वो हमें इंडिया में मिली है। यहाँ की जो सील होती थी वो होती थी सिलेंड्रिकल। मेसोपोटामिया की जो सील थी वो सिलेंड्रिकल सील है, तो इंडिया में सिलेंड्रिकल सील मिली है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं वो यहां से आई होंगी। और इंडिया की जो सील है वो यहां पर मिली हुई है। इंडिया की सील मैक्सिमम स्क्वायर टाइप थी। सील के पर्पस बताऊंगा अभी मैं, ठीक है। अभी ट्रेड इकोनॉमी में ही बताऊंगा मैं क्या थे, ठीक है। तो हमारी जो सील थी वो किस टाइप की थी? इंडियन सील मैक्सिमम थी स्क्वायर, और मैक्सिमम जो मटेरियल यूज हुआ है कौन सा हुआ है? स्टेटाइट। और हालांकि और भी हैं लेकिन मैक्सिमम यही हुआ है, ठीक है। सील का पर्पस, सील का पर्पस मल्टीपल हो सकता है, ठीक है। ताबीज के रूप में पहन सकते हैं इसको, हो सकता है ताबीज के रूप में, या फिर जैसे ऋतिक रोशन को दिखाया गया है कि वो सील लेकर के उस एरिया में एंटर करने के लिए पास मिल जाता है। बेसिकली किसी एरिया में एंटर करना है तो उसके पास वो सील होनी चाहिए, तो एंट्री पास भी हम कह सकते हैं, ठीक है। या फिर किसी राजा की इंपॉर्टेंट जो अपना किसी ने इशू की होगी वहां पर उस टाइम पे, तो अलग अलग पर्पज हो सकते हैं इसके यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इसको ट्रेड में यूज किया जाता था इसका कोई एविडेंस नहीं मिलता है। ये सील्स वर यूज्ड इन द ट्रेड, ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलता है। दैट मींस यहां पर बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करता था। दैट मीन्स यहां पर बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करता था, ठीक है। तो ये चीजें हमें यहां पर ट्रेड एंड इकोनॉमी में दिखाई देंगी, ठीक है। और क्या बचा है इसमें? ट्रेड एंड इकोनॉमी हो गया, बस अब ये हो गया। अब उसके बाद साइट्स की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट साइट्स और कहां पर क्या क्या मिला है। हाँ, बचा क्या इसमें? मेन तो पढ़ लिया क्या क्या था, ठीक है। साइट्स में जब साइट्स के ऊपर, जब इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं ना, मेन तो साइट पे क्या क्या मिला है इंपॉर्टेंट वो चीजें आती हैं। साइट की लोकेशन के ऊपर आता है, वो साइट को इंपॉर्टेंट किस चीज के लिए जाना जाता है उसके ऊपर आएगा। तो ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले साइट में अगर हम देखें
तो एक्सटेंट क्या है हमारे आईवीसी का, वो हम अंदाजा लगा लेते हैं। एक्सटेंट ऑफ द आईवीसी कहां तक फैला हुआ है। नॉर्थ में अगर हम जाएं तो नॉर्थ में अफगानिस्तान में, सर वेस्ट क्यों हो गया? आईवीसी के हिसाब से, आईवीसी के मेजर उसको सेंटर में रखें तो उसके नॉर्थ और साउथ में नदर्न मोस्ट जो पॉइंट हमें मिला है और अफगानिस्तान में मिला है, दैट इज शॉर्तुगई। नदर्न मोस्ट कौन सा है? शॉर्तुगई। इंडिया में अगर हम बात करें, इंडिया में इट इज मांडा, जो कहां है? जम्मू में। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में नदर्न मोस्ट पॉइंट इज मांडा, ठीक है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट सुख्ता गेंडोर, बालूचिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे। वेस्टर्न मोस्ट इज सुख्ता गेंडोर। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इज आलमगीरपुर, यूपी। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा हो जाएगा? आलमगीरपुर, यूपी में। और सदर्न मोस्ट दामाबाद इज इन महाराष्ट्र। दामाबाद नियोलिथिक साइट थी, बाद में चेंज हो गई टुवर्ड्स दी आईवीसी साइट, ठीक है। इतना एक्सटेंट हम आईवीसी का पढ़ते हैं। स्टार्टिंग में हड़प्पा के आसपास मिला तो हमने इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन बोल दिया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग साइट मिलनी शुरू हुई तो हम इसको किसी पर्टिकुलर लोकेशन से ना बोल करके हम इसको मेजर सिटीज जो मिली हमें इंडस रिवर पे, तो इसीलिए हम इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलना शुरू किया। इसीलिए हमने इसको क्या बोलना शुरू किया? इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट साइट टेबल से लिखवा देता हूँ, ज्यादा बेटर है, ठीक है। ये तो कर लिया था, ये मुझे शेयर करना है ना अभी? यस सर। ठीक है, आज कर दूंगा। ये भी बचा हुआ है, चालकोलिथिक कल्चर। आयरन अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। आयरन अभी तक नहीं मिला है, ये ध्यान रखना। मैंने इसका वो बताया नहीं, मैंने आपको पीरियड तो बताया नहीं आईवीसी का। आईवीसी का पीरियड कहाँ लिखा अभी तक हमने? आईवीसी को हम 3 फेज में बांट सकते हैं। अर्ली फेज, मैच्योर फेज और लेटर फेज, ठीक है। अर्ली फेज को हम मान सकते हैं 3300 से लेकर के 2600 बीसी। मैच्योर फेज होता है हमारा 2600 से लेकर के 1900 बीसी। ये अभी बताऊंगा, उसके ऊपर भी आता हूँ। इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारा जो आईवीसी है वो लगभग इस रीजन में है, ठीक है। लगभग इस रीजन में आईवीसी है। वहीं पर इस रीजन में हमने कुछ नियोलिथिक साइट भी देखी थी, जैसे एग्जांपल गुफ कराल और
बुरजाहोम, ठीक है। वहीं इसके आसपास यहाँ पर चालकोलिथिक कल्चर एग्जिस्ट कर रहा है, वहीं पर बाकी एरियाज में नियोलिथिक कल्चर भी एग्जिस्ट कर रहा है। नियोलिथिक कल्चर इससे पहले से चला आ रहा है, इसके बाद भी चलता रहेगा। तो ये है कि कुछ एरिया बहुत ज्यादा डेवलप, हाँ, कुछ एरिया जैसे आज के टाइम पे अगर हम देखें, बहुत एरियाज, मतलब कुछ एरियाज तो मेट्रो सिटीज में बदल गए, कुछ एरियाज छोटी सिटीज में है, कुछ एरियाज में सिटीज के नाम पे गांव जैसी भी फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। तो लगभग वही चीज है, जो सिटीज में बदल गए वो आईवीसी है, जो थोड़ा थोड़ा बदल पाए वो चालकोलिथिक हो गए, जो नहीं बदल पाए वो नियोलिथिक रह गए, ठीक है। तो ये चीजें सेम टाइम पे एग्जिस्ट करती हुई दिखाई देंगी, ठीक है। तो ये पीरियड आपको इसका पता होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली। तो जब हम आईवीसी के प्रोमिनेंट फीचर्स की बात कर रहे हैं तो वो मेजरली हम इस पीरियड की बात कर रहे हैं, तो मेजरली हम इस पीरियड की बात कर रहे हैं। जो सबसे पहली साइट हमें मिली थी दैट वाज हड़प्पा। अभी के अगर हम आज की बात करें तो लार्जेस्ट साइट इज राखीगढ़ी इन हरियाणा। वहाँ पे सब कुछ है हिसाब में है ना? सब कुछ नहीं है, कुछ चीजें मिली हैं, कुछ एविडेंसेस मिले हैं, लेकिन एरिया जो कवर किया गया दैट इज लार्जेस्ट इज इन राखीगढ़ी। ऐसे तो आप नजदीक चले जाओ, फरमाना महम के पास, यहाँ से 30-40 किलोमीटर, वो भी आईवीसी साइट है। हाँ, ठीक है। महम के पास में जो फरमाना है दिस इज आईवीसी साइट, वहां में दिखाई देती है। बिराना, फतेहाबाद आईवीसी साइट है। परवाने में क्या है? टेराकोटा के ही चीजें कुछ एक आधी, कब्रें वगैरह, कब्र ग्रेवयार्ड। Graveyards। वो क्या है जो मैं बनाई मेरे को क्या बोलते हैं, ज्ञानी चोर की गुफा? ज्ञानी चौर की वो इसी में आई? नहीं, वो अलग है? वो तो बहुत बाद में बनी है, हाँ। ठीक है। दिस इज द फेज डिवीजन। अगर हम फेज के हिसाब से बात करें, हड़प्पा सिविलाइजेशन मेलुआ भी बोला जाता है मेसोपोटामिया के द्वारा, ठीक है। उस टाइम पे एग्जिस्टिंग जो सिविलाइजेशन थी वर्ल्ड में, इंडस वैली सिविलाइजेशन लार्जेस्ट सिविलाइजेशन थी जो उस टाइम एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है। ये आपकी चाइना वाली होगी, येलो रिवर पे, मेसोपोटामिया में आपका टिग्रिस और यूफ्रेटिस के बीच में, और वहीं नील रिवर पे आपको इजिप्ट सिविलाइजेशन। ये है ना ग्रीस वाला रीजन, ग्रीस इटली, हाँ, इटली कहाँ दिखाई देगी आपको? इटली तो यहाँ है, और ये कहाँ पे है? ये इटली ग्रीस सब यहाँ पर है। आप यहाँ कहाँ पहुँचा रहे हो? ये आपका जो अरब कंट्रीज है ना, टर्की वाला रीजन हो गया, सीरिया वाला रीजन हो गया, ये सब यहाँ, ठीक है। सी ट्रेड होता भी होगा वैसे तो। लोथल हमें मिला है, डॉकयार्ड है, ठीक है ना, जहाँ पर शिप वगैरह चलती होंगी, उसके एविडेंसेस मिले हैं। तो अगर वो है तो सी ट्रेड से भी हो रहा होगा वहाँ पर, ठीक है। हम पढ़ेंगे लोथल अभी, ठीक है। ये सिटीज, सरकारी नौकरी हाँ होती थी उस टाइम पे, सब सरकारी होते थे, ठीक है, प्राइवेट कोई था ही नहीं, ठीक है। राजा बोल दिया वो सबको करना ही है, तो सब सरकारी हो गए, ठीक है। जस्ट ऐसे। इंपॉर्टेंट साइट, इन साइट की लोकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एरिया से मैच करने के लिए पूछा जाता है। कालीबंगन इज इन राजस्थान और नॉट, इज इन इंडिया और नॉट। धोलावीरा कहाँ पर है? गुजरात, ठीक है। लोथल कहाँ है? गुजरात, राखीगढ़ी, हरियाणा, बनावली हरियाणा में, बनावली कहाँ पे है सर यार? हिसार के आसपास है कहीं पे, फतेहाबाद के पास जींद साइड, नहीं, हिसार साइड में कहीं पे, ठीक है, ठीक है। देन उसके बाद आपको आलमगीरपुर यूपी, चाउंदड़ो पाकिस्तान, ठीक है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पाकिस्तान। ये साइट दिया हुआ है इन दी एनसीईआरटी, ये जो मैप दिया हुआ है। सर आप और इसीलिए कौन से आगे लेकर आ रहे हो? और हम पढ़ रहे हैं तमिलनाडु के बारे में। ये मैप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन इसमें से आते हैं। फिर अब ये मैप कैसे ले हो? ये मैप मैं भेज दूंगा, ये निकलवा देंगे। नहीं, इसी में से साइट आपको पता होनी चाहिए। ये सब साइट जो लिखी हुई हैं ये सब आपकी देख इसमें भी रखी है सर। सिमिलर सी, ये सब साइट आपको देखनी, एक बार देख लेना, क्योंकि एक बार पूछ लिया था इन्होंने। कौन सा पूछा था? राखीगढ़ी पाकिस्तान में दिखा
दिखा दिया इन्होंने तो। ना ना देख दिख रहा है करके बोलने गए। और पाकिस्तान में ही इसमें ये एक बार पूछ लिया था इन्होंने गनेरी वाला कि ये साइट ये इंडस साइट है कि नहीं, ठीक है, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो ऐसे ही इसमें से बीच में से किसी को भी उठा करके पूछ देंगे कि इंडस साइट है कि नहीं है, तो आपको आइडिया होना चाहिए उसका। कुछ मिला था यहाँ पे क्या ना, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं कि वो कुछ अलग से मिला, बस ये एनसीईआरटी ने मैप में दिया हुआ तो इम्पोर्टेंट हो। इसमें से एक ही मैप है ये। सेम है ना? हाँ बस ठीक है। सर जो आपने इसमें दे रखे इसमें तो एक ही साइड नहीं है। कहाँ पर? इस क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन पेपर में बस एक ही आएंगे। दे रखी है। ये सिर्फ यूपीएससी के है ना, बाकी क्वेश्चन दिए कहाँ मैंने? सर ये और साइड तो नहीं है ना इसमें काफी। ये एक बार पढ़ लेना, ठीक है। देसालपुर काफी। क्या देसालपुर दिया हुआ है? सोहो गोरा नहीं, साहू गोरा होगी। कोड दीजिए। कोड दीजिए तो इम्पोर्टेंट है। देन उसके बाद सर थोड़ा सा डिफरेंट है और एक और मैप दिया हुआ है एनसीईआरटी ने, ठीक है, जो 2600 से पहले का है, ठीक है, हो सकता है उसमें होंगे वो साइट्स। जब सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑर्नामेंट्स बहुत चल रहे थे। जब ट्रेड और इकोनॉमी की बात करोगे तो उसमें ये भी लिख लेना कि बीड फैक्ट्रीज यहाँ पर मिलती थी। बीड क्या होता है? मोती टाइप में, है ना? तो इस टाइप से बीड मेकिंग वहाँ पर चल रही थी और इसकी फैक्ट्रीज यहाँ पर बहुत जगह पे मिली है। तो बीड मेकिंग बहुत प्रोमिनेंट था, ऑर्नामेंटेशन बहुत ज़्यादा एग्जिस्टिंग कर रहा था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लिख लेना उसमें, ऑर्नामेंटेशन, बीड मेकिंग फैक्ट्रीज बहुत मिली है। सील्स क्या? बीड मेकिंग ट्रेड एंड इकोनॉमी में इंपॉर्टेंस है और ऑर्नामेंटेशन में इंपॉर्टेंट है। एस्थेटिक वैल्यूज जब आप लिखोगे इनकी, ठीक है। ये सील्स हैं, ये पशुपति शिव जो मिली है, ठीक है। ये मदर गॉडेस जो मिली है, बुल सील हमें यहाँ मिली है, पीपल ट्री की मिली है, यूनिकॉर्न सील मिली है। तो ये सब कहीं ना कहीं रिलीजन को दर्शा रहे हैं। क्या? मोहनजोदड़ो, ठीक है। ये सब रिलीजन को दर्शा रही है सारी चीजें, क्यों बेसिकली किस चीज को पूछते होंगे तो कहीं ना कहीं उस चीज का इंपॉर्टेंस है। तो राइनोसोरस वैसे तो अगर हम आज की बात करें तो हमें गंगा वैली के थोड़ा ईस्टर्न साइड में दिखाई देते हैं, लेकिन उस टाइम पे यहाँ पे भी एग्जिस्ट करते थे। ये हमें पॉटरी मिली है, पॉटरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। परफोरेटेड पॉटरीज मिली है। परफोरेटेड मतलब छेद वाली। क्या करते होंगे? अल्कोहल वगैरह उसमें बनाते होंगे। क्या चीज? वो भाप वगैरह निकलती रहेगी ना उसको उबालने के लिए, ठीक है। फिल्ट्रेशन वगैरह कई सारी चीजें, ठीक है। यहाँ पर मेनली आपको जो दिखाई देगी ब्लैक पॉटरी, रेड पॉटरीज आपको दिखाई देंगी। रेड ऑन ब्लैक दिखाई दे, सॉरी ब्लैक ऑन रेड दिख जाएगी। मेनली रेड पॉटरी है, उसके ऊपर ब्लैक से पेंटिंग की गई है, तो इस टाइप की दिख जाएगी, ब्लैक ऑन रेड। किस में दिए हैं? 6th क्लास में दिए हुए, नेशनल साइंस म्यूजियम 6th क्लास की एनसीईआरटी में फोटोज दिए हुए, ठीक है। तो बुलक कार्ट वगैरह वहाँ एग्जिस्ट कर रहे थे। एग्रीकल्चर था कि नहीं तो एग्जाम्पल पता लग जाते हैं, ठीक है। ये सब टेराकोटा के बने हुए आपको दिखाई देंगे, ठीक है। सेव करके रखा हुआ जब से मिले तब से। तो वैसे तो जमीन के नीचे दब गए तो बचे रह गए, ठीक है।
मिट्टी के राज। क्यों नहीं हो सकती? मिट्टी तो तभी तो रॉक फॉर्मेशन हमने पढ़ाई है, रॉक फॉर्मेशन भी तो हो रहा है। लेकिन ये पकी हुई मिट्टी नहीं है मतलब। ज़्यादा नीचे नहीं जा पाई होंगी, अपर लेवल लेयर में ही रह गई हैं, तो इस वजह से ज़्यादा डिकम्पोज नहीं होगी। सर हम दयाराम साहनी या फिर जो भी है एक और साल एक और आर डी बनर्जी, उनसे पहले दुनिया क्या कर रही थी मतलब उनको तो दिखे होंगे। वो रेलवे लाइन बिछा रहे थे ईंटें निकाल करके। ठीक है ठीक है, ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं। सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होती होगी, इंडस स्क्रिप्ट है जो हम आज तक नहीं पढ़ पाए हैं। ट्रेड नेटवर्क उनके एस्टेब्लिश थे, बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ की वहाँ मिली है, वहाँ की यहाँ मिली है। ठीक है, देन उसके बाद कोड दीजिए अर्ली फेज से निकल के आएगा। आपका जो बनावली है यह भी आपका अर्ली फेज का है, जो हमें यहाँ पर एक्सटेंड होता हुआ दिखाई देगा टुवर्ड्स दी मैच्योर फेज। धोलावीरा भी आपको अर्ली फेज में भी दिखाई दे जाएगा, मैच्योर में भी दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको पोर्ट सिटीज दिखाई देंगी। लोथल इज अ पोर्ट सिटी। ठीक है, और हाँ ये तो ये कर ही लिया सारा। बोस्ट्रोफेडन स्क्रिप्ट है, ये कर चुके हैं। इसमें से कुछ है, फैन से स्टोन मटेरियल है जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता था, ये नेचुरली अकरिंग नहीं है, इट इज प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली। ठीक है, तो ये लिख लेना फाइंस। सर शुगर केन नॉट कल्टीवेटेड। शुगर केन नहीं था, जैसे भीमबेटका में आप लिखोगे तो वहां पर एक स्टार मार्क डाल करके मतलब लिख लेना स्नेक की कोई पेंटिंग नहीं मिली है। स्नेक जो इजी है बनाना, अदरवाइज लाइनें लाइनें बहुत खींची हैं, बट स्नेक की कोई पेंटिंग हमें नहीं मिलती है। इस दौरान हॉर्स हमें नहीं मिलेगा। आईवीसी के दौरान हॉर्स टाइप एनिमल के रिमेन्स हमें दिखाई देते हैं, लेकिन वो हॉर्स के ही हैं, अभी तक उसको कंफर्म नहीं किया गया है। और जब एक बार क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था तो यूपीएससी ने मना कर दिया था उसको कि हॉर्स रिमेन्स नहीं मिले हैं, तो हम उसको वैसे ही पढ़ते हैं। ठीक है, अदरवाइज हम पढ़ेंगे जो इंडिया में कुछ साइट हैं जहां पर ये लगाया जा रहा है कि दीज आर हॉर्स रिमेन्स, तो वहां मिले। ठीक है, एच सिमेट्री पढ़ेंगे अभी जब हड़प्पा पढ़ रहे होंगे, अभी नहीं। आयरन नहीं मिला है, हॉर्स नहीं मिला है, ये दोनों चीजें लिख लेना। और टाउन प्लानिंग ऑलरेडी कर चुके हैं, ग्रेनरीज हो गया। बर्न ब्रिक्स, ब्रिक्स के ऊपर एक लगा लो कि जब अर्बन प्लानिंग लिख रहे हो ना, तो अर्बन प्लानिंग में एक लाइन और लिखो, यूज ऑफ बर्न ब्रिक्स। बर्न ब्रिक इसके बाद भी कई सालों तक नहीं मिलेंगी। ठीक है ना, तो बर्न ब्रिक का मिलना यहाँ पर एक हम इनका जो टेक्नोलॉजिकली कितने एडवांस थे वो दिखाता है, ब्रॉन्ज का मिलना कितने एडवांस थे वो दिखाता है। ठीक है, ये सही, ये मतलब सिविलाइजेशन ही खत्म हो गई, सिविलाइजेशन ही खत्म हो गई, उसके बाद इसको कैरी करने वाला कोई नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद फिर से इन चीजों को मिलेगा, तब ढूंढेंगे धीरे धीरे। ठीक है, बर्न ब्रिक्स में उसके साइड में लिखना, बर्न ब्रिक्स का जो साइज है वो सिमिलर रेशो में मिला है हमें जितनी भी साइट में मिली है, और रेशो वाज 1:2:4। बर्न ब्रिक्स का जो रेशो है ये आपको दिखाई देगा, मतलब सिमिलर पैटर्न में आपको ब्रिक्स एक ही टाइप की मिलना, तो कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी की तरफ इशारा करते हैं। जो एवरेज साइज अगर हम देखें तो 7x14x28 सेंटीमीटर है। एवरेज साइज ऑफ अ ब्रिक वाज 7x14x28 सेंटीमीटर्स, और हर जगह लगभग इसी साइज की ईंटें हमें मिलती हैं। तो कितनी सिमिलैरिटी वहां पर टाउन प्लानिंग में थी, इवन जो ईंटें का जो साइज है वो भी लगभग सिमिलर हर जगह पे। ठीक है, लगभग 3000 साल पहले बोलते हैं, इससे जस्ट पहले के पीरियड में कि उस टाइम पे हुई होगी, लेकिन कई बार जब हम पढ़ते हैं तो लगभग 1000 के आसपास भी हम इसको देख सकते हैं। मतलब हिस्ट्री में अलग अलग एविडेंसेस हैं, अलग अलग सबके हिस्टोरियंस का कहना है कि ये किस टाइम पे हुआ होगा, किस टाइम पे नहीं होगा, तो एग्जैक्टली कुछ इसके बारे में है नहीं, और हम इसको नोटेड हिस्ट्री में कहीं पढ़ते ही नहीं।
ठीक है ना, इसीलिए नोटेड हिस्ट्री में कोई ऐसा हमें पक्का सबूत नहीं मिलता है जिस वजह से हम इसको नोटेड हिस्ट्री में ला पाए। कुछ कुछ एक आधी कहानियों का एविडेंसेस मिल जाते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है। अब जो स्टोरी लिख रहा है उसको तो पता है ना कहाँ क्या क्या है तो वो उस हिसाब से लिख सकता है। कुरुक्षेत्र में भी, ठीक है। तो बर्न ब्रिक्स हमें मिलती हैं। जो मेसोपोटामिया से अलग करें तो मेसोपोटामिया में बर्न ब्रिक्स नहीं थी, वहां ड्राइड ब्रिक्स थी, ठीक है। अगर हम उससे अलग करने की कोशिश करें तो मेसोपोटामिया में हमें ड्राइड ब्रिक्स मिलती हैं, वहां बर्न्स नहीं मिलती। ड्रेनेज सिस्टम तो ऑलरेडी कर चुके हैं, हर घर में बाथरूम अब बने हमारे गांव में। इंडिया में गांव में अब जाके बाथरूम बने। आज से अगर 15 साल पहले चले जाओ तो बाथरूम नहीं थे घरों में। हाँ, ठीक है। कालीबंगन में हमें बहुत सारे घरों के अंदर वेल भी मिले हैं। कैनल इरिगेशन का एविडेंस हमें सिर्फ एक ही जगह मिला है, दैट इज शॉर्तुगई, जो हमारी नॉर्दर्न मोस्ट साइट है। कैनल इरिगेशन का सिर्फ वहीं मिला है। जो सिटीज होती थी चारों तरफ दीवार होती थी, फोर्टिफाइड थी। सिटीज में लिख लेना, सिटीज वर फोर्टिफाइड, चारों तरफ वॉल स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। एक आधी सिटीज को एक्सेप्शन में रख दें तो मैक्सिमम में वॉल स्ट्रक्चर दिखाई देगा। टेक्नोलॉजी में लिख लो, टेक्नोलॉजी का पॉइंट हमने छोड़ दिया। हड़प्पा में हमें एक डांसिंग गर्ल की इमेज मिली है। मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज, मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज। तो एलॉय मेकिंग यहां पर अवेलेबल था। एलॉय बनाने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो ये प्रोड्यूस कर पा रहे थे। दैट मीन्स वो इनके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी कि किस तरीके से एलॉय बनाना है। एलॉय के लिए एक स्पेसिफिक मिक्सचर रखा जाता है मेटल्स का, तो वो इनको पता था कैसे करना है, ठीक है। और कॉपर और ट्रेड में आप लिख लो कॉपर और टिन का। जब ट्रेड लिख रहे हो, क्योंकि एलॉय बना रहे हैं तो टिन हमें लाना पड़ेगा। टिन यहाँ पर नहीं है तो टिन या तो साउथ इंडिया से लेकर के आएंगे या फिर अफगानिस्तान से लेकर के आएंगे। कॉपर या तो राजस्थान के खेतरी माइन से लेकर के आएंगे या फिर बलूचिस्तान से लेकर के आएंगे, ठीक है। ये भी ट्रेड का हम एग्जांपल बताते हैं। वहीं पर जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं या डांसिंग गर्ल की बात करते हैं तो ये हमें किस टेक्निक से बनाया गया है वो आपको पता होना चाहिए। दैट टेक्निक इज नोन एज लॉस्ट वैक्स टेक्निक। कोई भी ब्रॉन्ज का जो आइटम बनेगा यहाँ पर, एलॉय से कोई भी चीज बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे? एलॉय को मोड़ तोड़ के तो बनाएंगे नहीं, उसको पिघला के बनाना पड़ेगा। पिघला करके वो शेप कैसे दें, उस टेक्निक को बोला जाता है लॉस्ट वैक्स टेक्निक। 7th 8th सेंचुरी तक भी यही टेक्निक यूज होगी। चोला एम्पायर, इंपीरियल चोलाज, 9th सेंचुरी 10th सेंचुरी CE, उस टाइम पे नटराज का एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, वो भी इसी टेक्निक से बनाया गया है। तो कितने टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। ये टेक्निक क्या है, कैसे यूज होता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले वैक्स लेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे? वैक्स। वैक्स को कार्व करना बड़ा आसान है। इसको हम बना सकते हैं। इससे हमने शेप दे दिया। अब जब शेप दे दिया, उसके चारों तरफ से हमने उसको मिट्टी से ढक दिया, मिट्टी को पका दिया। अब मिट्टी होगी मजबूत। अब जैसे ही मिट्टी को गर्म करेंगे मोम पिघलेगा, मोम पिघलेगा, मोम बाहर, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है वो अंदर बन गया। अब ऊपर से जगह छोड़ी हुई है, ऊपर से अलॉय को पिघला करके डाल देंगे। वैक्स किस चीज का बन गया? तो नेचुरली अकरिंग है शायद। वैक्स तो नेचुरली अकरिंग है ना, नेचुरली अकरिंग होना चाहिए। नेचुरल कैसे होता है? क्यों? एलोवेरा का होता है। अरे
ठीक है, देख लेंगे किस चीज का है। ठीक है, अभी क्या होगा, उस स्ट्रक्चर पे ऊपर से जगह छोड़ेंगे, वहां से हमने अलॉय को पिघला करके डाल दिया, उसको जमने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद ऊपर से उस मिट्टी के स्ट्रक्चर को तोड़ देंगे। ये थी लॉस्ट वैक्स टेक्निक, जो हम लास्ट तक भी यूज करते रहे, दिखाई देंगे। ठीक है, तो उस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे, दिस वाज लॉस्ट वैक्स टेक्निक। ठीक है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। आप लिख सकते हो मेंस में जब पूछा जाए, हाँ ठीक है, वहां पर लिख सकते हो। पेट्रोलियम से, हाँ पेट्रोलियम में ही आएगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में आ जाएगा। क्या समझा नहीं? कुछ होगा, मतलब लॉस्ट वैक्स टेक्निक हो सकता है वैसा ही कोई मटेरियल वो यूज करते हो, वैक्स सिमिलर टाइप में, कि जिसको आराम से पिघला के हम निकाल सकें बाद में, जिसको शेप देना आसान हो। ठीक है, तो उसी टाइप का स्ट्रक्चर को यूज करते हैं वो। कॉटन के बारे में, इंडिया मतलब कॉटन प्रोड्यूसिंग में, मतलब हमारे आज से एविडेंस नहीं मिलते हैं, नियोलिथिक साइट में भी हमें कॉटन के एविडेंसेस मिलते हैं। कॉटन के एविडेंस मेहरगढ़ में भी मिले हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी हमें कई सारी साइट में मतलब क्लॉथ के एविडेंसेस मिल जाते हैं, कॉटन क्लॉथ के बहुत सारी साइट हैं जहाँ पर हमें कॉटन क्लॉथ के एविडेंसेस मिलेंगे। लपिस लजुली इंपॉर्टेंट है, लिख लेना ट्रेड के लिए। ठीक है, नहीं यहाँ पर नेचुरली अकरिंग स्टोन नहीं है, ये हम इंपोर्ट करते थे। लपिस लजुली इंडिया में मिला है, एक ग्रीन ब्राउनिश टाइप का बड़ा चमकीला सा स्टोन होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर नेचुरली अकरिंग नहीं है, इसे हम इंपोर्ट करते थे अफगानिस्तान और इस साइड से, चाइना वगैरह से। स्टोन ठीक है, क्राफ्ट के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, तो वैसे तो क्राफ्ट में बीड मेकिंग आपका आ जाएगा। ठीक है, आपका जो ब्रॉन्ज का अलॉय मेकिंग हो जाएगा। ठीक है, तो लॉस्ट वैक्स टेक्निक यहाँ पर आ जाएगी। देन उसके बाद बोट वगैरह, यहाँ लोथल वगैरह में हम देखेंगे तो शिप मेकिंग वगैरह चल रही थी, तो यहाँ पर वो भी आ जाएगा। तो ये क्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में आपको आ जाएगा। सील मेकिंग थी, टेराकोटा से बहुत सारे टॉयज हम बना रहे थे। ठीक है, क्या दे दूंगा, बहुत ज्यादा सा नहीं, एक आधा ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, दे दूंगा मैं। सर एक क्वेश्चन आया ना इसमें, मैंने वो दिए हुए हैं, कहाँ है उसमें? मेंस वाले में। Write about the chief features of the following town planning in Indus Valley Civilization. डायरेक्ट क्वेश्चन है कि किस तरह की टाउन प्लानिंग थी, वो लिखना था, मेन फीचर्स। ठीक है ना, टाउन प्लानिंग में आपकी हाउस प्लानिंग भी उसी के अंदर आ जाएगी, सारा कुछ बताना पड़ेगा, सारा ही बताना पड़ेगा। To what extent has the urban planning and culture of Indus Valley civilization provided input to the present day urbanization? कंपेयर करो, ठीक है, कि कैसे उस टाइम का जो अर्बनाइजेशन था आज से कैसे कंपेरेबल है। सोसाइटी एंड कल्चर में आपको दिखाई देगा 96 में, 2014 में
ये मेरा ड्रेस ठीक है। 2015 में आपको पूछा हुआ है एंशिएंट सिविलाइजेशन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट डिफर्ड फ्रॉम दोज ऑफ इजिप्ट, मेसोपोटामिया एंड ग्रीस। ठीक है, इन दैट इट्स कल्चर एंड ट्रेडिशन हैव बीन प्रिजर्व्ड विदाउट अ ब्रेकिंग टू प्रेजेंट डे। सबसे पहले डिफरेंस लिखना है, उनसे डिफर कैसे कर रहे थे, उसके बाद आज तक हमने इसको प्रिजर्व किया वो कैसे किया हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ है। देन उसके बाद सर हमने तो लेकिन ये इजिप्ट मेसोपोटामिया और ग्रीस वाली पढ़ी नहीं, तो हम इससे कंपैरिजन कैसे करेंगे? करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं यहीं पे। मेनली वही पूछे हुए हैं और एक दो क्वेश्चन मैं दे दूंगा अलग से जो लिखना है। सर जी अभी क्या पढ़ते हैं? मैं पूछूंगा सर से। ठीक है, रिलीजन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डिक्लाइन के ऊपर लिख लो, डिक्लाइन ऑफ आईबीसी। ठीक है, सर आज बस हो गया। तो बस और कुछ करना भी नहीं है, डिक्लाइन ही तो करना। ठीक है, डिक्लाइन में लिख लो डिक्लाइन के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। या तो नीचे चला गया या फिर फ्लड वगैरह आ गई हो। हाँ, फ्लडिंग रीजन है ना, क्लाइमेट डिजास्टर कुछ भी हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है। ठीक है ना, अर्थक्वेक या क्लाइमेटिक कोई भी कंडीशन हो सकती है। अर्थक्वेक, फ्लड, या फिर रिवर ने अपना रास्ता बदल लिया हो तो वहां पर अब इनके लिए फर्टाइल लैंड ना बची हो, ड्रॉट कंडीशंस डेवलप हो गई हो। कुछ कंडीशन बोली जाती है कि हो सकता है कि आर्यंस इसके बाद आए थे। आर्यंस वाज अ फाइटिंग ट्राइब, वॉरियर ट्राइब। ये वॉरियर ट्राइब नहीं होती थी, तो उनसे आ गए हो तो उन्होंने भगा दिया हो, ये भी कई बार बोला जाता है। इस टाइप का पूछा होता तो टेक्निक्स तो एक से दूसरे जनरेशन में ज्यादा ये तो नहीं होता। ये कंप्लीटली डिक्लाइन हुआ है तो उसका अभी मेजर कोई एविडेंस नहीं मिलता, इसीलिए थ्योरीज हैं, इसीलिए दीज आर थ्योरीज। वहीं पर एक ये भी थ्योरी है कि ट्रेड डिक्लाइन हो गया, इकोनॉमी डिक्लाइन की तरफ हुई, तो ये भी लोग साथ के साथ चले गए, यहाँ रहे नहीं। इनको लगा कि अब ट्रेड तो रहा नहीं है, अब उसके बाद ये मूव कर गए अदर एरियाज में। ठीक है, तो बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज हैं, पक्की थ्योरी कोई भी नहीं है। सबसे ज्यादा जिसको माना जाता है वो फ्लड वाली थ्योरी को माना जाता है। सर क्या बोलते कोरोना टाइप कुछ बन गया? हाँ, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई डिजीज आ गई, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, डिक्लाइन में जितनी थ्योरी आपको याद आ रहा है वो लिख सकते हो। सर डिक्लाइन सडन हो गया, सडन क्यों नहीं होता? सडन कभी नहीं होता, सडन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज इन पैटर्न ऑफ रेनफॉल, टेक्टोनिक डिस्टर्बेंसेस, अर्थक्वेक, देन उसके बाद फ्लड और ड्रॉट कुछ आ गया हो, शिफ्ट इन द रिवर कोर्सेस, ये हो सकता है। आर्यन इन्वेजन थ्योरी भी कई बोलते हैं, तो ये भी हो सकता है। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ट्रेड डिक्लाइन ये भी हो सकता है। ठीक है, ये टेक्टोनिक का मतलब यही हुआ है वो नीचे प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक आया होगा। हाँ, ठीक है, तो ये कुछ साइट और उसके इंपॉर्टेंट जो चीजें मिली हैं, ये लास्ट रहेगा, इसके बाद और नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हड़प्पा। अब साइट वाइज लिख लो, अब जो लिखा है उसके अलावा। भेजो मैं ना। हाँ, भेज दूंगा। ठीक है, या फिर उसके बाद लिख लेना जब मैं भेजूंगा, तो वैसे देख लो। हड़प्पा में जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज एच, सिमेट्री एच कल्चर। सिमेट्री एच कल्चर क्या था, यहाँ पर जो बरियल मिले हैं वो हमें कुछ इस टाइप से मिले, यहाँ पर एच टाइप में उसका बरियल्स मिले हैं। दिस इज सिमेट्री एच कल्चर। बरियल्स का जो डिजाइन है वो एच शेप में बनाया गया है। बरियल्स के ऊपर जब आप लिखोगे, रिलीजन में जब आप लिखोगे तो वहाँ बरियल्स में लिख लेना कि नॉर्मली जो यहाँ पर बरियल्स किए जाते थे वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करके किए जाते थे। ठीक है, बरियल्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करके होते थे। ठीक है,
यहाँ पर 2 rows ऑफ 6 granaries ऑलरेडी लिखा चुका हूं, ठीक है, इंपॉर्टेंट यही है यहाँ से। मोहनजोदाड़ो, इसको एक्सकेवेट करने वाले दयाराम सानी 1921। मोहनजोदाड़ो का मीनिंग इज माउंड ऑफ द डेड, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत सारे स्केलेटन्स मिले हैं और इसीलिए हम इसको नाम देते हैं मोहनजोदाड़ो, जिसका मीनिंग होता है माउंड ऑफ द डेड, है ना, जो डेड का ढेर। तो वहां पर मोहनजोदाड़ो। 1922 आर डी बनर्जी, ठीक है, कौन सा रिवर है? इंडस रिवर, वो है रावी रिवर पे। यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिली, जितनी ज्यादा चीजें आपको फेमस पता है वो सब यही मिली, ठीक है, चाहे ग्रेट बाथ हो, चाहे ग्रेनरी हो, चाहे ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल हो, सील ऑफ पशुपति महादेवा हो, स्टेटाइज स्टैचू ऑफ बियर्डेड मैन हो, अभी देखेंगे कौन सा था। सिमेट्री का मीनिंग क्या है? बरियर। सिमेट्री बरियर होता है, ठीक। देन उसके बाद कॉटन पीस यहाँ पर हमें मिला है। देन मल्टी पिलर्ड असेंबली हॉल हमें यहाँ मिला है, ठीक है। तो मल्टीपल चीजें हमें यहाँ मिलेंगी, जो जितनी भी फेमस चीजें जो भी हैं, ग्रेट बाथ यहीं पर है, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल यहीं है। स्टोन भी होता है ना? डांसिंग स्टोन कौन सा होगा? फिर होता है वो ज्ञान में आता है किसी जगह। पता नहीं, डांसिंग स्टोन नहीं है, वो सिंगल स्टैंडिंग स्टोन होते हैं। सर एक मिनट, इसका जो बचा हुआ पार्ट है आर्ट एंड कल्चर में करोगे आप लोग। तो सर उसकी पार्ट अलग अलग है? नहीं, साथ में, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर को बेशक से हम अलग कर देते, लेकिन वो पार्ट इसी का ही है, हिस्ट्री का, ठीक है। दिस इज ग्रेट बात जो हमें मोहनजोदड़ो में मिला है। सर की दादी भी डांसिंग स्टोन पता नहीं, कल्याण में ये है ग्रेट बात। नीचे से पक्का मिलेगा, दोनों साइड से सीढ़ियां मिलेंगी चढ़ने के लिए, चारों तरफ आपको एम्बुलेटरी पाथ मिलेगा, साइड में बने हुए रूम्स दिखाई देंगे, ठीक है। ये आपका बियर्डेड मैन और डांसिंग गर्ल, ठीक है। ये त्रिभंगा, आपको आर्ट एंड कल्चर में पढ़ोगे तो त्रिभंगा पोजीशन होती है एक डांस में, ये त्रिभंगा पोजीशन, ये तो प्रीस्ट किंग जैसा नहीं है? ये वही है, प्रीस्ट किंग ही है, हाँ, ये वही है बियर्डेड मैन। यहाँ देखो डिजाइनिंग, देखो इसकी शॉल पे कितनी की गई है, तो इससे हम कह सकते हैं राजा ही होगा, ठीक है। सर पे इसको यहाँ पर ताबीज टाइप में, एमुलेट टाइप में आपको बंधा हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना। दाढ़ी देखो कितनी क्लीन उसमें बनाई हुई है इसने, सर ये वाली हाँ, अफ्रीकन बनाते हैं आज के टाइम पे, ठीक है ना। तो कितने मॉडर्न मैन थे। मॉडर्न मैन की अगर कहानी सुने तो ये जब ये जाते थे ना मेसोपोटामिया, तो वहां के उसमें पर लिखा देखते हैं कि यहाँ के जो लोग आते थे बड़े साफ सफाई वाले आते थे, यहाँ हड़प्पा वाले, मतलब बाल भी उनके बिल्कुल वो तेल से चिपका करके ऐसे जाते थे, हाँ, ठीक है। तो बाल भी पूरे चिपका करके तब वहां जाते थे, बीच की मांग होती थी, मतलब उसमें लिखा हुआ मेसोपोटामिया के स्क्रिप्ट्स में यहाँ के लोगों के बारे में, इतने साफ सफाई के साथ ये लोग रहते थे। सर फिर वो इतने दिन तुमको जाने में लगते होंगे, वो तेल इतने दिनों में लगता था, तो वहां जाके नहीं नहाएंगे, इसे नहा के जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद सुतका गेंडोर हमारी जो सबसे मतलब वेस्टर्न साइड है, ठीक है। यहाँ पर ज्यादा कुछ है नहीं, बस आपको वेस्टर्न साइड के बारे में पता होना चाहिए। चाउंदाडो ओनली सिटी विदाउट सिटाडेल, ओनली सिटी विदाउट सिटाडेल। और बीड मेकिंग इंडस्ट्री यहाँ पर हमें मिलती है। बीड मेकिंग इंडस्ट्री कैसे मिली है? यहाँ पर हमें बहुत सारे उसके छोटे छोटे टुकड़े मिले, ठीक है ना। बनाते टाइम जब भी किसी चीज को बनाते हैं तो उसके एक्सटर्नल चीजों के टुकड़े वहां पर रह जाते हैं, तो लगभग उस टाइप के वो मिले हैं। तो यहाँ पर बीड मेकिंग इंडस्ट्री होती थी, उसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। आमरी, ठीक है, आमरी में हमें बारहसिंगा टाइप के जो एनिमल है उसके एविडेंसेस मिलते हैं, एंटीलोप के एविडेंसेस। एंटीलोप क्या होता है? बारहसिंगा टाइप में, हिरन का ही टाइप हो जाएगा, ठीक है। चाउंदाडो लिखो इसमें से इंपॉर्टेंट सिर्फ, और कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चाउंदाडो इज इंपॉर्टेंट।
सुक्का गेंडोर ऑलरेडी कर चुके हैं, वेस्टर्न मोस्ट साइट है, यही इंपॉर्टेंट है इसका। नेक्स्ट इज कालीबंगन। कालीबंगन जैसे नाम से ही पता लग रहा है, बैंगल्स मिले हैं, बर्न्ट बैंगल्स, कौन से? जला के, मतलब ब्लैक कलर में आपको बैंगल्स यहाँ दिखाई दे जाएगा। तो उसका नाम ही वो है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको फायर अल्टर मिलेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्या चीज? हाँ, हवन कुंड टाइम में, हवन कुंड टाइप का जो आपके फायर अल्टर्स मिलेंगे। प्लॉड फील्ड यहाँ पर हमें मिलते हैं, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ के जो इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं, एक फायर अल्टर और दूसरा प्लॉड फील्ड और कैमल बोन्स, ये तीन चीजें। हॉर्स रिमेन्स मान रहे हैं कि हॉर्स रिमेन्स है, एग्जैक्ट अभी कंफर्म नहीं कर पाए। सर जो प्लग फील्ड है वो तो नीचे मिले होंगे ना खुदाई के बाद, हाँ। तो उन पे तो प्लगिंग हुई मिली हुई है। हाँ, वो निशान दिखाई दें कि यहाँ पर प्लोइंग की गई है, उस हिसाब से हम अंदाजा लगा रहे हैं। शुरुआत में जो एक्सकेवेशंस होती थी वो सीधा मतलब खोदना शुरू कर देते थे, और उसके बाद हमें लेयरिंग का नहीं पता लगता, लेकिन बाद में पता लगा कि लेयरिंग का बड़ा वो इंपॉर्टेंस है, जिससे हमें टाइम पीरियड के बारे में पता लगता है। उसके बाद धीरे धीरे एक एक लेयर को मतलब पूरा ब्रश से ऐसे करके उतारते हैं लोग, तो मतलब अब वो क्रेन वगैरह का यूज करना कम कर दिया इन्होंने, ठीक है। पहले तो क्रेन से चाहे कुछ टूटे तो टूटे, कोई बात नहीं, ये सब होता था, ठीक है। लोथल इंपॉर्टेंट, दी ओनली पोर्ट सिटी जो हमें यहाँ पर मिली है। डॉकयार्ड हमें यहाँ मिला है। देन शिप का भी एक मॉडल हमें यहाँ मिला है, ठीक है। और उसके अलावा राइस हस्क इंपॉर्टेंट है। फायर अल्टर्स यहाँ मिले हैं। डबल बरियल के एविडेंसेस मिले हैं। डबल बरियल मतलब मैन एंड विमेन साथ में बरियल यहाँ पर मिला है, ठीक है। मैन एंड विमेन का जो बरियल है वो हमें यहाँ दिखाई देता है, दिस इज डबल बरियल। और ये रिवर है, दिस इज इंपॉर्टेंट। कालीबंगन भी आपकी अर्ली साइड से लेकर के मैच्योर में शिफ्ट होती हुई दिखाई देगी। कालीबंगन हमें अर्ली में भी दिखाई देगी, अर्ली फेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उसके बाद हमें मैच्योर में भी दिखाई देगी, ठीक है। तो घग्गर रिवर के पास बसी हुई दिखाई देगी। शुरुआत अगर हम देखें मैच्योर अर्ली फेज की, तो घग्गर और हाकरा रिवर के आसपास हमें अर्ली फेज दिखाई देता है, ठीक है। घग्गर और हाकरा रिवर, कोट दीजिए, और ये वाला रीजन, ठीक है, ये अर्ली फेज के पार्ट है। लोथल इंपॉर्टेंट है रिवर, भगोवा रिवर, भोगावा रिवर है, भगोवा रिवर, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। और लास्ट में सुरकोटड़ा रिमेन्स ऑफ डॉकयार्ड, जहां पर सामान को चढ़ाते और उतारते हैं, पोर्ट एरिया जो टर्मिनल्स, ठीक है, ठीक है। सुरकोटड़ा जहां पर हॉर्स रिमेन्स के हमें एविडेंसेस लग रहे हैं कि ये हॉर्स रिमेन्स ही होंगे, तो उसी के लिए हम सुरकोटड़ा को जानते हैं। ये भी आपका गुजरात में ही है। बनावली, बनावली के लिए सर ये साइंटिस्ट याद रहने जरूरी है? क्या चीज? हाँ, जो इंडिया में कम से कम उनके तो पता होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर बीड फैक्ट्री के एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है। बार्ले के एविडेंस मिले हैं। प्री हड़प्पन और हड़प्पन कल्चर दोनों के यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। बनावली में भी दोनों के हमें मिलेंगे। सर बनावली फतेहाबाद में दिखा है। फतेहाबाद में दिखा है, हिसार फतेहाबाद बॉर्डर पे होगा कहीं, ठीक है। धोलावीरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। धोलावीरा तो 2 साल पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वहां एविडेंसेस कुछ ज्यादा ही मिले थे रिजर्वायर वगैरह के, और उससे अगले साल ही पूछ लिया था यूपीएससी ने। तो जब कुछ मिलता है तब पूछते हैं, अभी इस साल ऐसा कुछ नया हुआ नहीं है, तो इसीलिए जनरल हमें साइट्स कहाँ कहाँ है वो एक आइडिया होना चाहिए। अगर कहीं कुछ मिला होता तो हम स्पेसिफिक उस पर ध्यान देते हैं। लोथल में तो वो आज से नहीं, 2020 में अनाउंस किया गया था, न्यूज में अभी भी है, वो 3-4 साल से चल ही रहा है। पर यूपीएससी की आदत है 3-4 साल पहले जो न्यूज में आई हो तो इस साल पूछ लेंगे वो,
ठीक है, वो आदत है यूपीएससी। ठीक है, धोलावीरा किस लिए इंपॉर्टेंट है? एक तो आपका जो वाटर मैनेजमेंट, वाटर रिजर्वायर, और 3 हिस्सों में सिटी बटा हुआ है, और 10 लेटर साइन बोर्ड। मेन 3 चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। इसका थर्ड पार्ट उससे नीचे नॉन वाला किसका? 3 पार्ट्स में लोअर, मिडल और सिटल। बस। राखी गढ़ी कहाँ गई? राखी गढ़ी लिख लो, लार्जेस्ट साइट, लार्जेस्ट साइट ऑफ आईपीसी। बस, और ज्यादा उसमें कुछ है नहीं। उसके अलावा हरियाणा में अदर साइट लिख लो, फरमाना और बिराना। मीताथल, मीताथल भी है। राखी गढ़ी भी है। राखी गढ़ी तो लार्जेस्ट है, वो तो लिखना ही है। ये भी हिसार भिवानी के आसपास ही दिखाई देगा आपको। ये फतेहाबाद में। देखना पड़ेगा, शायद भिवानी हिसार के बीच में कहीं होगा। ठीक है, ये साइट पे क्या क्या है, 1-2 बार पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएंगे।